हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फुल टेस्ट 5 डिस्कस करेंगे जूलॉजी का। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है उससे एनिमल हस्बेंड्री से। इसमें आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट विथ रेफरेंस टू इनब्रीडिंग सिलेक्शन। तो इसमें हम एक काम करते हैं, मार्कर ले लेते हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग अगेन, मार्कर नहीं लिया था, ज़्यादा हो जाएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फुल टेस्ट 5 डिस्कस करेंगे जूलॉजी पोर्शन का। और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो 151 है, ये आपको एनिमल हस्बेंड्री से दिया गया है। इसमें आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट अप्रोप्रिएट विथ रेफरेंस टू इनब्रीडिंग सिलेक्शन। इट इज यूज्ड फॉर इवॉल्विंग प्योर लाइन्स इन कैटल। यस, ये करता है। फाइन। इट हेल्प्स इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स। यस, ये करता है। तो हमें क्या पूछा है इसमें? नॉट करेक्ट, नॉट अप्रोप्रिएट एंड नॉट करेक्ट। Inbreeding exposes harmful recessive genes that are eliminated by selection but not by crossbreeding. Okay, crossbreeding से हम वो नहीं कर सकते, हम outcrossing से करते हैं। Because crossbreeding में क्या होता है, 2 different breed को हम क्रॉस करते हैं, और outcrossing में हम सेम breed लेते हैं और 4 to 6 जनरेशन अपार्ट रख के फिर उसका क्रॉस किया जाता है। तो यहाँ पे बाई सिलेक्शन लिखा जाता तो करेक्ट होता, बाई आउटक्रॉसिंग लिखा जाता तो करेक्ट होता। यहाँ पे क्या लिखा है? क्रॉस ब्रीडिंग। इसीलिए आपको यही आंसर मार्क करना था, दैट इज सी। और जितने भी आंसर मैंने मार्क किए इसमें सब येलो कलर वाला होगा। ओके, वो ध्यान रखना है। और इसमें अगर ये करेक्ट होता, अगर ये करेक्ट स्टेटमेंट होता तो इसमें रहता आउटक्रॉसिंग, आउटक्रॉसिंग या तो बाई सिलेक्शन, कुछ ऐसा लिखा रहता। ओके, नेक्स्ट वन इज कंटिन्यूड इनब्रीडिंग यूजुअली रिड्यूसेस फर्टिलिटी एंड इवन प्रोडक्टिविटी। यस, अगर हम कंटिन्यूड इनब्रीडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके जो रिसेसिव जीन है, लिथल जीन से उभर के बाहर आ जाता है, उससे प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और उसी इनब्रीडिंग डिप्रेशन को हम बाय सिलेक्शन दूर कर सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है आउटक्रॉसिंग। अगर ऑप्शन में आउटक्रॉसिंग नहीं है देन तुम्हें मार्क करना है वहाँ पे आउटब्रीडिंग, क्योंकि आउटब्रीडिंग में 3 टाइप है, आउटक्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, ये हमने बहुत बार बोला है कि हमें पता है कि एनिमल हस्बेंड्री में ज्यादातर 167, 168 से पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 एक पूछा गया पेज नंबर 187 एनसीईआरटी 12 से, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से, वहीं से उठाया गया है। इसमें आप देखो, ट्राइकोडर्मा इज अलगा, सिम्बायोटिक अलगा, तो यहाँ पे फंजाई होना चाहिए था। और एक चीज़ इससे पहले बता दूं, इसमें आपको पूछा है नॉट इनकरेक्ट। नॉट इनकरेक्ट मतलब आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मार्क करना है। ओके, तो इस बेसिस पे ये गलत हो गया, तो यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ड्रैगन फ्लाइज आर बायो कंट्रोल एजेंट्स, ये करेक्ट है। ड्रैगन फ्लाइज एंड लेडी बर्ड जो कि मॉस्किटो एफिड्स को किल करते हैं उसका। बैसिलस thuringiensis स्पोर्ट्स मिक्सड विथ अल्कोहल, अल्कोहल नहीं होगा, इसमें वाटर होगा। ठीक है, H2 एंड स्पीड टू दिस वनरेबल प्लांट्स लाइक ब्रेसिकास एंड फ्रूट ट्रीज, इतना करेक्ट है, बस ये गलत था, इसमें ये गलत था, तो इसमें ये इनकरेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट, बैक्यूलोवायरस अटैक आर्थ्रोपोड्स एंड अदर इंसेक्ट, ये करेक्ट है। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस अब स्पेसिफिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होगा, इसमें नैरो स्पेक्ट्रम होगा। क्यों हमें ये याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन कंपैरिजन टू कन्वेंशनल फार्मिंग हमेशा नैरो रेंज यूज करता है, सो दैट जो भी अच्छे पेस्ट है, अच्छे इंसेक्ट्स है, उस पर कोई हमला ना हो। ठीक है, और इकोसिस्टम जो है वो बचा रहे। तो इन दैट बेसिस यहाँ पे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नैरो होना चाहिए था। तब इसमें आंसर क्या होगा? 1 और 3 तो पॉसिबल नहीं है कि 1 गलत है और यहाँ पे 3 गलत है। 2, 3, 4 नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 करेक्ट है लेकिन 3 और 3 गलत हो गया इसमें। नेक्स्ट है 2 और 5। 2 अगर आप देखोगे ये करेक्ट है लेकिन 5 इनकरेक्ट है, तो बेस्ट आंसर इज 2, दैट इज ड्रैगन फ्लाई वाला, एंड दिस वन योर 4 बैक्यूलोवायरस वाला। ये 2 आपको मार्क करना था, 2 और 4। 2 और 5 नहीं होगा क्योंकि ये गलत था। फाइन, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 153। क्वेश्चन नंबर 153 आपको पूछा गया है ह्यूमन थर्गन डिजीज से, कैंसर वाले पोर्शन में। इसमें आप देखो, मार्क द गिवन स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कैंसर एज ट्रू और फॉल्स रिस्पेक्टिवली एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये आपको पेज नंबर 157 एनसीईआरटी 12 में मिल जाएगा। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। नियोप्लाज्म और नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कैंसर होना होता है। ओके, एनी सोर्स विच लीड टू द कैंसर, उसे हम बोलते हैं सपोज कार्सिनोजेंस। तो इसमें नॉन आयनाइजिंग नहीं होगा, इसमें होना था आयनाइजिंग। आयनाइजिंग होना था, इसमें जो आपका लिखा हुआ है नॉन आयनाइजिंग, इसलिए गलत हो जाएगा। फाइन, इसमें होना था
आयनाइजिंग, ये नॉन आयनाइजिंग अगर होता तो यूवी रेज होता। नेक्स्ट, एमआरआई प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटेक्टिंग कैंसर्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, यस। और एमआरआई जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इज कंसिडर्ड टू बी द सेफेस्ट मेथड टू फाइंड आउट एनी प्रॉब्लम इनसाइड द इंटरनल ऑर्गन्स। ओके, तो ये करेक्ट है। Cellular oncogenes are inactivated under UV rays leading to oncogenic transformation of cells. Inactivated नहीं, activated, ये इन नहीं होना चाहिए था और इसमें नॉन नहीं होना चाहिए था, इसलिए इसमें आंसर है पहले फॉल्स, फिर है ट्रू, फिर है फॉल्स। ओके, फॉल्स ट्रू ट्रू नहीं, फॉल्स फॉल्स ट्रू नहीं, ट्रू फॉल्स फॉल्स नहीं, फॉल्स ट्रू ट्रू, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 153। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 154। क्वेश्चन नंबर 154 आपको बायोमोलिक्यूल से पूछा गया है। इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और हमेशा याद रखना जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम आपको ज़्यादा दिखाएंगे या डालेंगे, 3-4 फायदा है। फर्स्ट तो आपको बहुत सारे एनसीईआरटी की लाइन याद हो जाएंगे। सेकेंडली, आपको इनिशियली टफ लगेगा लेकिन बार बार करते करते एग्जाम हॉल में जाके जब मेन एग्जाम में जाओगे इजी लगेगा। इनिशियली आपका गलत होगा लेकिन बाद में जब बार बार प्रैक्टिस करोगे वही चीज़ सही होते रहेगा, उससे डर हट जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, जब भी हम क्वेश्चन पेपर लिटिल सा हल्का फुल्का सा टफ इजी इसमें मिक्स है, तो जब डालेंगे तब अगर आपको अच्छा खासा क्वेश्चन दिखा दिया हमने, तब मेन एग्जाम में जाके आप शेकीनेस नहीं होगा, डगमगाओगे, डरोगे नहीं, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। और अगर बाई चांस वहाँ पे पेपर बहुत इजी आ गया तो बहुत लकी हो, आप अच्छे से करके आ जाओगे। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन है उसको आप वेलकम करो, उस चीज़ को अच्छे से देखो, वहाँ से क्या पॉइंट मिलता है वो करना है आपको, करके आप छोटे छोटे जो चीज़ है एनसीईआरटी जो लाइन है उसको रीडिंग करके ठीक करना है। ओके, तो यहाँ पे देखो, देख के आपको बहुत डर लगेगा लेकिन ऐसा कोई पॉइंट इसमें है नहीं। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, तो ये करेक्ट है। हम मार्कर ले लेते हैं, मार्कर ऑलरेडी है इसमें। इन्यूलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, तो ये करेक्ट है। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर प्रेजेंट एज स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। स्टार्च तो प्लांट टिश्यू में है लेकिन ग्लाइकोजन एनिमल के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे गलत आ गया, छोटा सा एक मिस्टेक है, इनकरेक्ट, वो ध्यान रखना है। ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ सेलुलोज, करेक्ट, क्योंकि बीटा ग्लूकोज होता है हमारे सेलुलोज में, स्टार्च में जैसे अल्फा सेलुलोज होता है। नेक्स्ट है स्टार्च डज नॉट कंटेन, नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर वाइल चिटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर, तो ये करेक्ट है। लेकिन चिटीन इज अ हेट्रोपॉलीमर नहीं होगा क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में पहले ये हेट्रोपॉलीमर में लिखा था लेकिन अभी चेंज करके उसे होमोपॉलीमर कर दिया गया है, बिकॉज चिटीन जो होता है इसे नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड और इसमें एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन रहता है, तो इसमें हमें याद रखना है होमोपॉलीमर अगर लिखा रहता तो ये करेक्ट होता, तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फाइन। नेक्स्ट है स्टार्च डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड कैन नॉट बाइंड होल्ड आयोडीन, तो गलत है, डज नॉट होल्ड नहीं, इट कैन होल्ड द आयोडीन, इसलिए वो ब्लू कलर शो करता है। आयोडीन इज एक्टिंग एज अ इंडिकेटर फॉर ग्लाइकोजन एज वेल एज स्टार्च, और स्टार्च वाला जो है वो लिखा हुआ है। और एक पॉइंट पेज नंबर 148 में एनसीईआरटी 11 में है कि सेलुलोज जो होता है वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड हेलिसेस नहीं बनाता और वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन ये कर पाता है। तो हमें निकालना क्या था, ये भी इनकरेक्ट है, निकालना हमें था A to E, मार्क द ऑप्शन कंटेन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमारा पहला वाला इनकरेक्ट है, ठीक है, दैट इज बी इनकरेक्ट है। फिर अगर आ गया तुम्हारा डी इनकरेक्ट है, ई इनकरेक्ट है, ठीक है, तो इसलिए आंसर आपका BDE है। ए करेक्ट है और साथ ही साथ ए के साथ सी भी करेक्ट है, तो इसलिए नहीं आएगा। इसमें ए है, सी है, इसके केस में BE है, डी मेंशन नहीं, इसके केस में सी मेंशन है, डी मेंशन नहीं, इसलिए बेस्ट आंसर बी होगा। फाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 155। Question number 155, match the columns with reproductive system of cockroach and select the correct option. मार्कर लेके मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, ये पेज नंबर 114 एनसीईआरटी 11 में आपको मिल जाएगा, तो आप मैच करना पेज नंबर 114 एनसीईआरटी 11। ओके, तो इसमें एक चीज़ है कि जो टेस्टिस है वो कौन से सेगमेंट में है, 4 to 6, जो ओवरीज है वो 2 to 7, जो मशरूम ग्लैंड है वो 6 to 7 और स्पर्मेथिका का एक पेयर रहता है इन 6th एब्डोमिनल सेगमेंट, इसलिए यहाँ पे A2, B1, C4 एंड D3, ये D3 में आएगा, ठीक है, तो हमको आंसर ए मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इवोल्यूशन से। अगर आप देखोगे पेज नंबर 127, 129 के नीचे की तरफ मिलेगा आपको, ठीक है, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस, उसमें ये लाइन वहाँ पे मिलेगा, द एम्ब्रायोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन develop a row of vestigial gill slits just behind the head, but it is a functional organ only in fish and not found in any other adult vertebrates. This was proposed by Ernst Haeckel. एक चीज कंफ्यूजन इसमें सबको आता है, इन्होंने क्या बोला, कार्ल आंस वॉन वेयर ने क्या कहा,
एम्ब्रायोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट फीचर्स, ये याद रखना है। ओके, और ये अगर स्टेटमेंट आ गया आपको, तब आप हमेशा याद रखना ये आंस हेकल ने कहा। दोनों ने एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस के ऊपर बात किया। आंस हेकल का लाइन एक बार पढ़ के याद कर लेना, और कार्ल वॉन वेयर ने क्या बोला ये भी याद रखना कि एम्ब्रायोज नेवर पास थ्रू द एडल्ट फीचर्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 157। अच्छा, बिफोर दैट यहाँ पे पेज मैंने क्या बोला था 129 लास्ट पैरा में लिखा है, ये पढ़ लेना तो अच्छे से, और ये NCERT 12 में है, ये तो पता ही है, फिर भी मैं लिख के दे रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं 157। क्वेश्चन नंबर 157 में मैच द फॉलोइंग है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको कुछ वो दिया गया, बायोटेक्नोलॉजी से पूछा है। इसमें आप देखो सल्मोनेला टाइफीमेरियम, सल्मोनेला टाइफीमेरियम और इकोलाई को मिलकर 1972 में स्टेनली कोहेन हर्बर्ट बॉयड ने एक आर्टिफिशियल RDNA बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था। तो इसमें आपको क्या मार्क करना था, दिस इज फॉर क्रिएटिंग फर्स्ट रिकम्बिनेंट DNA, दैट इज काइमेरिक DNA। ओके, नेक्स्ट है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis का आएगा ये क्रिएटिंग बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का मतलब क्या है, BT कॉटन बनाया था जिससे कि लेपिडोप्टेरा, कोलेप्टेरा और जो हाइमेनोप्टेरा है जितने भी हैं उसको प्रोटेक्ट किया था, वो प्लांट से प्रोटेक्शन, मतलब जो पेस्ट है उसे प्रोटेक्शन मिला था, तो इसलिए इसमें आएगा बायोपेस्टिसाइड वाला पॉइंट। नेक्स्ट है C2 एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन यूज्ड इन डेवलपिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप। ट्रांसजेनिक क्रॉप मतलब ये RNA इंटरफेरेंस से पूछा, जिसमें हमने डबल स्ट्रैंडेड DNA का जो पीस है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन के TI प्लाज्मिड के tDNA को हटा के फिर डाल के फिर उसमें हम प्लांट में इंट्रोड्यूस किए थे टोबैको प्लांट सेल्स में, जिससे कि जो वो है टोबैको का नेमाटोड का जो mRNA है वो जब भी एंटर करेगा, एंटर करने के बाद वही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो डबल स्ट्रैंडेड DNA है वो कन्वर्ट होके RNA बन के फिर RISC कम्प्लेक्स बनता है, दैट इज RNA इंटरफेरिंग साइलेंसिंग कम्प्लेक्स। उससे जाके उस mRNA को क्या करता है, वो सप्रेस करता है, जिससे कि वो एक्सप्रेस ना कर पाए। ओके, तो ये पॉइंट था इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है, ये तो आपको पता चल ही जा रहा होगा कि एस्चुरेशिया कोलाई का सोर्स यही होगा, EcoR1। EcoR1 का स्ट्रेन क्या था, एस्चुरेशिया कोलाई RY13, ये याद रखना है। ओके, जो कि पेज नंबर 195 के एकदम लास्ट में लिखा हुआ था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 158। ये क्वेश्चन भी आपको माइक्रोब से ही पूछा गया है। द डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज, इसमें आपको क्या करना है, डोमेस्टिक सीवेज जो होता है, ड्रेन का जो जितना भी सबका पानी जो होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, फर्स्ट क्या करते हैं, सेकंड क्या करते हैं। तो इसमें बेस्ट आंसर होगा इस प्रोसेस बाय द एरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया इन सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। अभी इसको लेके बहुत सारा कंफ्यूजन आ सकता है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। पहले सीवेज ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी के बाद उसमें हम लोग जो एरोबिक बैक्टीरिया है या फंजाई है, हेटेरोट्रॉप्स है, हेटेरोपिक माइक्रोब्स, उसका फ्लॉक्स बनाते हैं बाय गिविंग द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को देखिए उसका परसेंटेज इंक्रीज करते हैं, तो दिस इज एरोबिक। लेकिन कभी कभी ये होता है कि बाद में जब हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गया, उसमें दो फेज है, एक तो हम उसका एजिटेटर से ऑक्सीजन वाला मिक्सिंग करके फिर ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके नीचे गिराते हैं, एक्टिवेटेड स्लज बनता है, फिर हम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। उसके बाद जब हमारा पानी सुपरनेटेंट वाटर है, साफ हो जाता है, हम रिवर में छोड़ देते हैं। बाकी जो है वो क्या करते हैं, हम एनारोबिक डाइजेस्टर में रखते हैं, स्लज डाइजेस्टर। उसमें रखने से क्या होगा, बायोगैस प्रोडक्शन होगा। ये चीज उसी से रिलेटेड है। फर्स्ट आप जब पानी को साफ करोगे प्राइमरी, फिर आपको करना है सेकेंडरी। सेकेंडरी में दो फेज होगा, एक एजिटेटर से ऑक्सीजन अवेलेबल करा के माइक्रोब्स का नंबर इंक्रीज करके ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करके उसके बाद सेटलिंग टैंक में डाल के उसका सुपरनेटेंट पार्ट रिवर में छोड़ दो, या तो टर्शियरी ट्रीटमेंट करके हम पानी पी भी सकते हैं। और सेकेंडली जो एक्टिवेटेड स्लज रह गया वो फर्टिलाइजर, और दूसरा एक था ना 15 to 20 फीट गड्ढा खोद के उसमें डाल दो, और जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं उसमें डालना है, तो उसमें तो एनारोबिक आएगा, तब वो एनारोबिक माइक्रोब्स को मारना शुरू करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, उससे बायोगैस बनेगा, CH4, H2S, H2, CO2 ये सब बनेगा। ओके, तो इसका बेस्ट आंसर ये था। बाकी क्यों नहीं है, when treated in STPs does not really require the aeration step as the sewage contains adequate oxygen। ये तो गलत है, बिकॉज देखो एरिएशन चाहिए कि ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर का परसेंटेज बहुत हाई है, तो ये गलत है। हैज़ वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स। ओके फाइन, ये तो होगा ही कि यूट्रोफिक लेक है, इसका परसेंटेज हाई होगा
है सीवेज वाटर में, बट विथ लो बीओडी नहीं, विथ हाई बीओडी, ये गलत था, लो वाला। हैज अ हाई बीओडी एज इट कंटेन्स बोथ एरोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया। हाई बीओडी है बट नॉट बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया माइक्रोब्स बट बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर कंटेन इन दैट वाटर। और हमें पता है कि ऑर्गेनिक मैटर में ज्यादातर परसेंटेज ह्यूमन एक्सक्रीटर रहता है, इट्स मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। ओके, ये चीज ध्यान रखना। 158 में द बेस्ट आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर इज ए, बिकॉज वो तुम्हें पूछे उसका हम क्या करते हैं, पहले हम एरोबिक से माइक्रोब से ट्रीट करते हैं, फिर हम एनारोबिक स्लश डाइजेस्टर से बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोनों स्टेप इसमें डाल के ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। क्वेश्चन नंबर 159 भी आपको पूछा है बायोटेक से। इसमें आप देखो, इफ एलियन डीएनए इज इंसर्टेड एट PBO1 restriction site in PBR 322, then which of the following holds true for resultant host E. coli? अब बात यह है कि आप पेज नंबर 199 NCERT 12 में फटाफट जाओ, वहां पे आप जाके देखो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हैं। अगर आप टेट्रासाइक्लिन की तरफ देखोगे वहां पे BAMH1 और SAL1 मिलेगा, और अगर आप देखोगे एम्पिसिलिन की तरफ आपको वहां पे PST1 और PVO1 मिलेगा। तब इसमें लिखा क्या है, हमने PVO1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज किया, जिससे हमारा जो एम्पिसिलिन वाला सेलेक्टेबल मार्कर है वो इनएक्टिव हो गया। अगर वो एम्पिसिलिन इनएक्टिव हो गया, दैट मीन्स वो हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द रिकम्बिनेंट। ओके, और टेट्रासाइक्लिन जो एक्टिव रह गया वो हमें हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम द मास्टर प्लेट, जो कि इकोलाई के अंदर हमारे रिकम्बिनेंट डीएनए डालने के बाद हमें निकालना है नेक्स्ट स्टेप में। तो इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट है, बाकी आप देख लो। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं वो नेचुरल लिविंग बैक्टीरिया है, जिसमें कोई भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वेक्टर या डीएनए सेलेक्टेबल मार्कर कुछ नहीं है, तो वो किसी भी एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में जिंदा नहीं रह पाएगा। ओके, तो ये गलत था। नॉन रिकम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, यस, बिकॉज हमने अगर रिकम्बिनेंट करना है तो एम्पिसिलिन तो इनएक्टिव है। अगर नॉन रिकम्बिनेंट है इसका मतलब क्या है, PVO2 उसमें एक्ट नहीं किया है, इसलिए एम्पिसिलिन इंटैक्ट है, वो अभी भी एक्टिव है। टेट्रासाइक्लिन भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली आप उससे नॉन रिकम्बिनेंट निकाल पाओगे। मतलब वो मीन कर रहा है ट्रांसफॉर्मेंट का नॉन रिकम्बिनेंट। ओके, अगर कोई बैक्टीरिया है उसमें PBR 322 एंटर हो चुका है, लेकिन उसमें दोनों ही सेलेक्टेबल मार्कर अगर इंटैक्ट है और वो एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों में जिंदा रहता है, तब हम बोलेंगे उस ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकम्बिनेंट, तो वो जिंदा रह जाएगा। तो ये है, ये तो करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तुम्हें पूछा है नॉन रिकम्बिनेंट विल ग्रो इन दिस, बाकी क्यों गलत है फिर। रिकम्बिनेंट्स विल ग्रो ऑन एम्पिसिलिन नहीं, अगर यहाँ पे लिखा रहता रिकम्बिनेंट विल नॉट ग्रो इन एम्पिसिलिन तभी आंसर सी होता, लेकिन विल ग्रो बोल दिया, एम्पिसिलिन तो हम निकाल चुके हैं, वो तो ग्रो करेगा नहीं, तो इसलिए इसमें सी आंसर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है रिकम्बिनेंट्स विल नॉट ग्रो ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम, इसमें आपको है रिकम्बिनेंट्स विल नॉट ग्रो बोल दिया, रिकम्बिनेंट्स विल इजीली ग्रो देयर बिकॉज उसमें टेट्रासाइक्लिन इंटेक्ट है, BAMH1 और SAL1 हमने यूज किया ही नहीं, उसमें टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर है, इसलिए वो टेट्रासाइक्लिन में जिंदा रह के आपको ट्रांसफॉर्मेंट निकालने में हेल्प करेगा। और बाद में जब वो टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट से थोड़ा सा बैक्टीरिया उठा के आप एम्पिसिलिन में ग्रो करोगे, अगर वो बैक्टीरिया मर गए, इसका मतलब आपके टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेट जो है उसमें रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट दोनों का मिक्सचर है, समझ गए। उसी प्लेट से जो टेट्रासाइक्लिन वाला प्लेट है, जो मिक्सचर ऑफ रिकम्बिनेंट नॉन रिकम्बिनेंट है, वहां से हमें उठा के फिर हमें बायोरिएक्टर में उसे ग्रो करना है। अगर ज्यादा मिक्सचर है, नॉन रिकम्बिनेंट कंटेंट इज वेरी हाई विद कंपेयर टू रिकम्बिनेंट, तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कम होगा। अगर रिकम्बिनेंट ज्यादा है, नॉन रिकम्बिनेंट कम है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हाई होगा। फाइन, इसमें सबका डाउट रहता है कि मैम अगर दूसरे प्लेट में हम डाल दे और वो मरी जाए, हमें पता चले मरने के बाद मेरा ही बैक्टीरिया था, मैं कहाँ से बैक्टीरिया लेके बायोरिएक्टर में ग्रो करो। आप बैक जाओ, बैक जाके जो टेट्रासाइक्लिन प्लेट है इसके केस में, वहां से मिक्सचर बैक्टीरिया को उठा के फिर आप ग्रो करो बायोरिएक्टर में। अगर आप बहुत लकी हो तो ज्यादा परसेंटेज में प्रोडक्ट मिलेगा, अगर किसी कारण बहुत सारा मिक्सचर ज्यादा हो गया, नॉन रिकमेंडेड कंटेंट इज वेरी हाई, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन कम मिलेगा। ओके, यही इसका वो है, मतलब क्या बोलो, कंसेप्चुअल वो है, ठीक है, बेस है, वो याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 एनिमल किंगडम से पूछा है। इसमें आप देखो, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन ऑल सिलेंड्रेटा, नहीं, ऑल नहीं होगा, सम, ठीक है, सब में नहीं होता। क्यों, आपको ये पता होना चाहिए कि मेटाजेनेसिस तभी पॉसिबल है किसी में अगर पॉलिप और मेड्यूसा दोनों है। अगर जैसे फ्रेश वाटर पॉलिप हाइड्रा है, उसमें मेड्यूसा नहीं है, किसी में पॉलिप है, किसी में मेड्यूसा नहीं है, किसी में मेड्यूसा है तो पॉलिप नहीं है, तो इसलिए ऑल सिलेंड्रेटा नहीं, सम सिलेंड्रेटा होगा तो करेक्ट रखना, मतलब करेक्ट होगा, इसमें ऑल लिखा है। एकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड मोनोशियस एनिमल। देखो, एक्सक्लूसिवली मेराइन तो करेक्ट है, ट्रिप्लोब्लास्टिक करेक्ट है, मोनोशियस इनकरेक्ट है क्योंकि ये डायोशियस है, सेक्सेस है सेपरेट, जो कि पेज नंबर 54 एनसीईआरटी
NCERT 11 में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आप देखो, राउंडवर्म्स और सिलोमेट्स विद कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ठीक है, राउंडवर्म्स ठीक है, सिलोमेट नहीं होगा, इसमें होगा सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट जिसमें मेसोडर्मल पाउचेस रहते हैं और डिसकंटिन्यूअस स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म होता है। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लीट्स प्रेजेंट इन टेनोफोर्स हेल्प्स इन लोकोमोशन, तो ये करेक्ट है। वाटर कैनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्पॉन्जेस, ये करेक्ट है। ओके, तो आपको बोला चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। करेक्ट आंसर में क्या आ रहा है, डी और ई। ये गलत क्यों हुआ, इसमें सिलोमेट लिखा है, ये गलत क्या हुआ, मोनोशियस लिखा है, ये गलत क्या हुआ, ऑल लिखा है। तो हमारे पास बचा बस दो ही, डी एंड ए आर करेक्ट। ए बी सी आर करेक्ट नहीं होगा, बी सी डी आर करेक्ट नहीं होगा, सी डी ई एन करेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बी और ई, डी और ई करेक्ट है। ओके, डी एंड ई क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 थोड़ा सा मिक्स्ड क्वेश्चन है जो कि आपको बायोटेक से ही पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर स्टिकी एंड्स एंड न्यूक्लिक एसिड प्रोब्स। हमें पता है कि स्टिकी एंड्स हम कहाँ से जनरेट करते हैं, जब जनरली कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहता है, जैसे EcoR1, फिर उसके बाद BAMH1, SUL1, PST1, PVU1, सब स्टिकी एंड्स देते हैं, जिसको हम लोग स्टेगर्ड एंड या तो कोहेसिव एंड बोलते हैं। ओके, तो वो है। और प्रोब्स हमारा क्या था, एक ऐसा ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है प्राइमर की तरह, जिसमें रेडियो आइसोटोप मॉलिक्यूल्स लगा देते हैं, जिससे हम इजीली कोई भी डीएनए के पीस से म्यूटेटेड जीन को निकाल सकते हैं कि वो म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर प्रोब जाके हाइब्रिडाइज कर देता है मेरे डीएनए टेम्पलेट से, ओरिजिनल डीएनए टेम्पलेट से, दैट मीन्स हमारा म्यूटेशन नहीं हुआ। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, इसका मतलब म्यूटेशन हुआ है, जो कि ब्लैक कलर का पार्ट दिखेगा ऑटो रेडियोग्राफी की तरह। जब हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तब दिखेगा ब्लैक कलर का पोर्शन। ओके, तो इसमें आपको पूछा इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। देयर यूज्ड जीन वेक्टर इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। नो, ये जीन वेक्टर अगर हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मिड, तो वो उसके बारे में तो हमने बात किया नहीं इसमें। दे इन्वॉल्व इन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। यस, कैसे, क्यों जो स्टिकी एंड से बनता है, पेज नंबर 196 में जाओ, उसमें जो फॉरेन डीएनए है और वेक्टर डीएनए है, दोनों में हाइड्रोजन बेस पेयर्स बनता है, वेक्टर डीएनए के बीच में और इधर आपका फॉरेन डीएनए के बीच में, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जो कि पॉसिबल सिर्फ स्टिकी एंड्स के केस में ही होता है। और जो प्रोब्स होता है, प्रोब्स भी जाके जो हमारा डीएनए है, जिस डीएनए में हमें म्यूटेशन निकालना है, उसके सिंगल स्ट्रैंड से जाके अगर हाइब्रिडाइज हो रहा है, तब भी वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अगर नहीं हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स नहीं बनाएगा। तो इन दैट बेसिस आपको याद रखना, दिस इज द करेक्ट आंसर। दे आर पार्ट्स ऑफ द आरएनए मॉलिक्यूल्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये सब कुछ नहीं आ रहा है, आरएनए मॉलिक्यूल नहीं है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये सिर्फ स्टिकी के लिए आता है, प्रोब्स के लिए नहीं आता। तो इसमें द बेस्ट आंसर इज दिस, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। अभी हम क्वेश्चन नंबर 162 देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन इज अबाउट 2300। ये कैसे हुआ, क्योंकि ये पूछा क्या है, पहले ये याद रखना है। दिस इज FRC, दैट इज फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, जो आपको 172 पेज में 272 पेज में मिल जाएगा, जो कि है आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। आपको ये याद रखना है, जब भी द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सहेलेशन इज रेसिडुअल वॉल्यूम एंड द अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनसाइड द लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन इज FRC। तो इसमें पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन इज अबाउट दिस। तो FRC का मतलब क्या होता है, FRC इक्वल्स टू, क्योंकि कैपेसिटी है तो इसमें वॉल्यूम का समेशन होगा, तो इसमें ERV को प्लस करना है, वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को लेके RV के साथ प्लस करना है। तो अगर इसका हुआ 1100 और इसका है 1200, तब आपका आंसर क्या निकल रहा है, 2300। ठीक है, 2300 होगा, ये आपका आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 अभी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट विथ रेफरेंस टू कंट्रोल ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। आपको ये लगेगा क्या क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से नहीं है, सब एनसीईआरटी से दिया हुआ है। बस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सब पॉइंट्स हर चैप्टर से उठा के एक मिक्स क्वेश्चन पूछा है इसमें। इसमें आप देखो, स्पेशल न्यूरल सेंटर इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यस, कि हमें पता है जो कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्स है वो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक पेरिस्टल्सिस, वॉमिटिंग सेंटर या तो रेस्पिरेटरी सेंटर है, वैसे ही हमारा हार्ट का जो रेगुलेशन है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का हाइंड करता है, सॉरी हाइंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। ओके, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखो, द हॉर्मोन्स लाइक एल्डोस्टेरोन एंड वेसोप्रेसिन कॉजेस इफरेंट आर्ट्रियोल टू कंस्ट्रिक्ट। इसके केस में अगर आप तुम देखोगे, इसमें हॉर्मोन्स लाइक एल्डोस्टेरोन एंड वेसोप्रेसिन आर इन्वॉल्व्ड इन द
इफरेंट आर्ट्रियोल कंस्ट्रिक्ट ही नहीं होगा कि एल्डोस्टेरोन का कोई भी रोल नहीं होता इन कंस्ट्रिक्शन, वैसोप्रेसिन का होता है, बट ये एफरेंट आर्ट्रियोल को कंस्ट्रिक्ट करता है, इफरेंट नहीं। तो इसीलिए, और एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो तो ब्लड वेसल ही है, उसको कंस्ट्रिक्ट करने का, उसको रिलैक्स करने का जो भी काम है वो तो सर्कुलेटरी पाथवे में आता है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया और ये इनकरेक्ट ऑप्शन है और तुम्हें मार्क करना था नॉट, इसलिए आंसर ये होगा। बाकी आप देखो, रिसेप्टर्स एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी कैन रिकॉग्नाइज चेंजेस इन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। आपको याद रखना है जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जब हमारे ब्लड में इंक्रीज होता है, CO2 एक वेसो कंस्ट्रिक्टर है और pH जब लो होता है, मेनली pH लो होने से, ओके, जो कब होगा, हाई H+ से। हाई H+ के बाद जब लो pH होता है उसी से जाके ट्रिगर होता है ब्रेन। तो द बेस्ट ऑप्शन इज लो pH और CO2, ये दोनों जाके क्या करता है, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म करता है कि समथिंग इज चेंजेस इन आवर सिस्टम, तब जाके मेडुला ऑब्लोंगेटा अल्टर कर देता है रेस्पिरेटरी रेट, इनहेलेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस करके एक्सहेलेशन को फास्ट कर देते हैं। ऐसे हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस चलता है। यहाँ पे मेंशन है अबाउट एओर्टिक आर्चेस, जो कि आपको पेज नंबर 283 के पाइप में जो दिखाएगा 3 ब्रांचेस, एओर्टिक आर्चेस में ब्रांचेस, एओर्टा का ब्रांचेस ये, और कैरोटिड आर्टरी इज आर्टरी विच सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड एंड नेक एरिया। तो दोनों ही सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए ये ऑप्शन आया है और ये स्टेटमेंट 275 में है और ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट देखो, द सिंपैथेटिक नर्व इनपुट टू स्केलेटल मसल कॉजेज द ब्लड वेसल्स इन द मसल टू डायलेट। यस, जो सिंपैथेटिक नर्व्स होते हैं वो कैटेकोलामाइंस के साथ मिलके, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन के साथ मिलके हमारे स्केलेटल मसल के एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं बाय सप्लाइंग मोर ऑक्सीजन टू द मसल। जब उसे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा। तो यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स का बात आया, यहाँ पे भी ब्लड वेसल का बात आया, यहाँ पे भी ब्लड वेसल का बात आया, जो कि इफरेंट आर्ट्रियोल लिखा है, लेकिन यहाँ पे एफरेंट आर्ट्रियोल होना था। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल दिया भी रहता तब भी गलत होता, क्योंकि यहाँ पे देखो एल्डोस्टेरोन वर्ड आ गया। ठीक है, एल्डोस्टेरोन कभी भी वेसो कंस्ट्रिक्शन नहीं करता एफरेंट आर्ट्रियोल का, वो करता है एंजियोटेंसिन 2 एंड ADH। ओके, 2 करता है। एल्डोस्टेरोन इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कंस्ट्रिक्शन ऑफ एनी ऑफ द वेसल। ओके, वो याद रखना, उसका मेन रोल होता है बस टू एक्सट्रैक्ट वाटर एंड NaCl फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन ट्यूब्यूल, वो याद रखना है। ये तो करेक्ट है, समझ गए। इसमें भी आपको बात किया है मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन के थ्रू, अ स्पेशल न्यूरल सिस्टम इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू दिस। और कार्डियक फंक्शन जब वर्ड यूज आया तो इसमें हार्ट है, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ लिंक कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा सोच के करना था। लेकिन अगर आपको किसी को भी पता है कि वैसोप्रेसिन और ये आंखों में गिर जाता है तो तुरंत वो आंसर कर लेगा। ये याद रखना, हमेशा याद रखना, जब ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन हो मेन एग्जाम में आए, वो इजी रहता है कहीं ना कहीं वो NCERT की तरफ से इशारा आपको देगा कि आंसर ये होगा। तो थोड़ा सा ठंडा दिमाग रख के, थोड़ा सा काम एंड क्वाइटली वो मार्क करने से गलत नहीं होगा, सिली मिस्टेक्स नहीं होते तब। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 164। Question number 164, the hormone that maintains the structure of corpus luteum of women before implantation and triggers the principal androgen production from male reproductive system is luteinizing hormone of adenohypophysis। यही आंसर है C। आपको ये पता है कि जो वो ग्राफियन फॉलिकल है उसका रप्चर कराने का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है, कॉर्पस ल्यूटियम बनाने का काम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है, उसको मेंटेन करना बिफोर इम्प्लांटेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अगर ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट भी करने में हेल्प करता है तो LH का रोल बहुत है, तो वही यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा है द प्रिंसिपल एंड्रोजन। प्रिंसिपल एंड्रोजन हमें पता होना चाहिए कि मेल में है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है प्रिंसिपल एंड्रोजन है, वो LH के थ्रू ही लेडिक सेल से सिक्रीट होता है। तो इसमें बेस्ट आंसर था ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी LH सिक्रीट करता है एज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द वर्क इन विमेन एज वेल एज इन मेल। ओके, तो बाकी देखो नहीं होगा कि एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर ऑफ सर्टोली सेल्स एंड फॉलिकुलर सेल्स। एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर जो होता है वो सर्टोली सेल सिक्रीट करता है, जिसका काम होता है लेडिक सेल का जो टेस्टोस्टेरोन है उसे वो खींच के सेमनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर ले आए। ओके, नेक्स्ट आप देखो इनिबिन हार्मोन ऑफ ग्रेन्युलोसा एंड लेडिक सेल्स। यहाँ पे याद रखना इनिबिन हार्मोन जो होता है वो लेडिक सेल से सिक्रीट नहीं होता, सर्टोली सेल्स ऑफ मेल से सिक्रीट, मेल में सिक्रीट होता है, और फीमेल के केस में ग्रेन्युलोसा सेल से सिक्रीट होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस इनिबिन हार्मोन? मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बोल दे रही हूँ। इनिबिन का काम होता है FSH के एक्टिविटी को सप्रेस करना, और एक्टिविन भी सिक्रीट होता है फ्रॉम
सर्टोली सेल्स एंड फ्रॉम ग्रेन्युलोसा सेल्स ऑफ ओवरी द फॉलिकल्स। उसका रोल होता है एफएसएच की एक्टिविटी को सपोर्ट करना, ठीक है, ये याद रखना। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ एडिनोहाइपोफिसिस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुलर ग्रोथ कराता है, आफ्टर सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी बनाएगा, ग्राफिन बनाएगा, लेकिन उसके बाद का रोल आ जाता है एलएच का आ जाता है, इसलिए इसमें बेस्ट आंसर क्या है, सी है। ओके, तो समझे होगे ये क्वेश्चन, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन नंबर 165 इन्वायरमेंटल इश्यूज का क्वेश्चन है, या तो तुम मिक्स क्वेश्चन भी बोल सकते हो, माइक्रोब से भी मिलता है, इससे भी है। आप इसमें आप देखो, द प्रोसेस बाय विच अ लेक इकोसिस्टम इज अल्टर्ड बाय कल्चरल यूट्रिफिकेशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेजेस ईच कॉजिंग द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस वुड ऑकर थर्ड इन द चेन ऑफ कॉजेशन। इसमें पहला बात ये जानना, व्हाट इज कल्चरल यूट्रिफिकेशन एंड इन व्हाट वे इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन होता है नेचुरल एजिंग प्रोसेस ऑफ द लेक, जिसमें कोई भी एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का बात नहीं आता। अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन मेड एक्शन का आया और ह्यूमन के लिए हमारा लेक पॉल्यूट हुआ, तब उसे हम बोलेंगे कल्चरल या तो एक्सेलरेटेड यूट्रिफिकेशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंडली आपको यहाँ पे पूछा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, Which of the following stages would occur in the third in the chain of causation? क्या होगा फर्स्ट, फिर सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। इसमें चारों ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट आंसर है बी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो 1 है उसको पढ़ के देखो आप, ये फर्स्ट स्टेज में आएगा, फॉस्फोरस इनपुट ऑफ फ्रॉम सीवेज एंड एग्रीकल्चर रन ऑफ इंक्रीजेस, पानी की तरफ ये सब जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अल्गल ब्रूम बढ़ेगा, अलगी बढ़ जाएगा। थर्ड क्या होगा, ये बढ़ने से ऑटोमेटिकली रेस्पिरेटरी डिमांड बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर हाई होते रहेगा, ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे कम होते रहेगा और डिकम्पोज नहीं कर पाएगा ऑर्गेनिक मैटर जो वहाँ के एरोबिक ग्रुप है, फंजाई या बैक्टीरिया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज होगा। तो ये थर्ड में आ रहा है, इसलिए आपको ये मार्क करना था। फोर्थ में क्या है, एकदम डीपर लेवल में भी ऑक्सीजन कम हो जाएगा। फर्स्ट अपर लेवल टू लोअर लेवल ऑफ वाटर में पूरा ऑक्सीजन खत्म हो गया, इसका मतलब इज वेरी हाईली पॉल्यूटेड वाटर, बीओडी ऑलमोस्ट 8-9 तक छू लेगा। ओके, तो इसीलिए आपको जब भी थर्ड पूछेंगे ये आएगा, फर्स्ट पूछेंगे तो चेंज हो जाएगा, सेकंड याद रखना, फर्स्ट फेज याद रखना। इसे 1 2 3 4 एक बार ये स्टेज यहाँ पे रख लेना, जब भी तुम्हें कोई भी स्टेज पूछा तो मार्क कर पाओगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर 166 तुम्हें पूछा गया है फ्रॉम पेज नंबर 307, जो कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स का क्वेश्चन है। इसमें आप देखो, अ मोटर यूनिट इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज, तो व्हाट इज मोटर यूनिट एंड व्हाट इज मोटर एंड प्लेट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट इट्स ब्यूटीफुली रिटन इन पेज नंबर 307 एनसीईआरटी 11। अब इसमें हम आंसर सी ही मार्क करना है आपको, बाकी सब क्यों गलत है वो मैं बताती हूँ। ऑल द नर्व फाइबर्स एंड द मसल फाइबर्स इन अ सिंगल मसल बंडल, नो, ऑल द नर्व फाइबर नहीं, बिकॉज जब भी मोटर यूनिट बनता है वो क्या मीन कर रहा है, वो एक मसल बंडल है जिसमें बहुत सारे मसल फाइबर है। इसमें जो भी एक न्यूरॉन आया उसमें बहुत सारे बल्ब्स होते हैं, सपोज इस तरह से वो इनर्वेट करेगा इस तरह से, तो 1 ये है, मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, सबको मिला के एक ही नर्व का वन न्यूरॉन विथ सिनेप्टिक बल्ब्स, मेनी सिनेप्टिक बल्ब्स, दिस इज मोटर यूनिट, ये बोल रहा है, जिसमें बहुत सारे मसल फाइबर में एंटर हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया मोटर यूनिट। तो सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर्स इट इनर्वेट्स, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट आपको याद रखना, अगर मैंने आपको बोला एक न्यूरॉन का बहुत सारा बल्ब आ रहा है इस तरह से, तो ये जो एसोसिएशन, ये जो जगह है, दिस पार्ट, द 1 न्यूरॉन, दिस इज नंबर 1 सिनेप्टिक जो पार्ट है बल्ब, और एक सर्कोलेमा से कनेक्ट कर रहा है, दिस इज मोटर एंड प्लेट। दैट मीन्स जब तुम देखोगे एक सिनेप्टिक बल्ब एक पर्टिकुलर सर्कोलेमा से 1 मसल फाइबर का कनेक्शन आ रहा है, जंक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट, या तो हम उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि ये डेफिनेशन है, जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड अ सर्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर इज मोटर एंड प्लेट, या तो उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, ये बात समझना। हाँ, एक ही न्यूरॉन का बहुत सारा सिनेप्टिक बल्ब होता है, बहुत सारे सिनेप्टिक बल्ब बहुत सारे मसल फाइबर से कनेक्ट करते हैं। एक सिनेप्टिक बल्ब जब एक मसल फाइबर से कनेक्ट करता है, उससे जाके तालमेल बनाता है, जंक्शन बनाता है, उसे हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये मोटर यूनिट नहीं है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोटर एंड प्लेट। लेकिन जब हम बोलेंगे सिंगल मोटर न्यूरॉन एंड ऑल द मसल फाइबर्स दैट इनरवेट, यहाँ पे जैसा है 1 2 3 4 बहुत सारे, एक ही न्यूरॉन का बहुत सारा ब्रांचेस है, सिनेप्टिक बल्ब्स है, दैट कम्युनिकेटिंग विद वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल, मतलब उसी का जो मसल फाइबर है, एक मसल बंडल में जितने मसल फाइबर उसे इनरवेट कर रहा है, तब सबको मिला के 1 2 3 सबको मिला के 4, उसे हम मोटर यूनिट बोलेंगे। और एक पोर्शन ओनली 1 जब जाके हमारे सर्कुलेमा से अटैचमेंट बना रहा है, तब उसे बोलेंगे मोटर एंड प्लेट या तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
बाकी तो ये मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा। द बेस्ट आंसर इज सी। ये चीज कंफ्यूज मत होना, वन मसल फाइबर इज अ सिंगल नर्व फाइबर ही नहीं होगा, वन मसल फाइबर नहीं होगा, मेनी मसल फाइबर एंड वन न्यूरॉन, ठीक है, जिसमें बहुत सारे सिनेप्टिक बल्ब्स है, समझना, वो मोटर यूनिट है। और एक सिनेप्टिक बल्ब जब जाके सर्कुलेमा से अटैच होता है, मसल वन मसल फाइबर के सर्कुलेमा के साथ जंक्शन बनाता है, दिस इज मोटर एंड प्लेट। तो हमने मोटर यूनिट आपसे पूछा तो आपको ये मार्क करना था, अगर यहाँ पे मोटर एंड प्लेट रहता तो ये मार्क करना था। ओके, इस दोनों ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना और पेज नंबर 307 रिफर करना, जो कि आपका लोकोमोशन मूवमेंट एनसीईआरटी 12 में दिया हुआ है, 12 में नहीं सॉरी एनसीईआरटी 11 में दिया हुआ है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। Question number 167. Steroid based hormones are able to act inside the cell. This is possible because इसमें पूछा कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स है वो लिपिड डिराइवेटिव है, तो नॉर्मली वो क्यों ऐसे कैसे पास होके चला जाता है, बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक है और लाइपोफिलिक है, तो ऑटोमेटिकली उसे इजीली वो सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके न्यूक्लियर रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। बाकी जितने भी हार्मोन्स होते हैं लाइक पेप्टाइड, प्रोटीनस या पॉलीपेप्टाइड टुगेदर विथ एमाइन डेरिवेटिव, वो सब सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसके ऊपर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है उससे एक्ट करते हैं, उस पर जाके बैठ के सिग्नल भेजते हैं वाया सेकेंडरी केमिकल मैसेंजर। लेकिन अगर स्टेरॉइड होगा और आइडोथायरोनिन्स जो भी होता है वो डायरेक्टली इसीलिए सेल के अंदर एंटर कर सकता है क्योंकि वो सब हाइड्रोफोबिक है और लाइपोफिलिक है, और बाकी सब हार्मोन्स क्या होता है, लाइपोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। तो इसमें आपका बेस्ट आंसर क्या है, अभी देखो, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स आर एबल टू एक्ट इनसाइड द सेल, दिस इज पॉसिबल बिकॉज देयर आर नो रिसेप्टर्स फॉर्म फॉर हार्मोन्स ऑन द सेल सरफेस। ऐसा कोई बात नहीं है, नो रिसेप्टर तो है, बट दिस इज नॉट द रीजन फॉर दिस। हार्मोन्स मस्ट इंटरेक्ट विद द न्यूक्लियस to have an effect. Yes, they interact with the nuclear receptor और न्यूक्लियस के अंदर का जो डीएनए है उसके एक्सप्रेशन को चेंज भी कर सकते हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन को भी हमारी बॉडी का चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब स्टेरॉइड्स आर मेनली डीलिंग विद द जीन चेंज ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो ये करेक्ट है ऑप्शन। अच्छा, तो प्रोटीन्स कैरी देम इनटू द सेल, ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, तो ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी ए और बी इसी का पॉइंट आ जा रहा है। नेक्स्ट, ये बेस्ट आंसर क्यों है, स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स आर हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स दैट कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। यस, दे आर हाइड्रोफोबिक, देयरफॉर दे कैन इजीली पास इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो जब आपको मिलेगा कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे मिल सकते हैं जिसमें चारों ऑप्शन करेक्ट ही लग रहा है, लेकिन आप देखना कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, क्या पूछना है। तो अगर आपको ऐसे असर्शन रीजनिंग आया कि स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स आर एबल टू एक्ट इनसाइड द सेल, असर्शन रीजन ये होगा फिर स्टेरॉइड बेस्ड हार्मोन्स आर हाइड्रोफोबिक एंड मॉलिक्यूल्स दैट कैन पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अगर रीजन ये होता देयर आर नो रिसेप्टर फॉर द हार्मोन्स ऑन द सेल सरफेस, तब क्या होता, assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation of A। ऐसे, या तो ये भी रह सकता है, तब भी ये बोलता है assertion is correct, reason is correct, but reason is not the correct explanation of A। इस तरह से हमें assertion reasoning सोचना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 168। Question number 168, the diaphragm, cervical cap and balls are emergency contraceptive pills? No, emergency contraceptive में जनरली pills में हम प्रोजेस्टिन पाउडर यूज करते हैं जो प्रोजेस्ट्रॉन का बना हुआ है। आईयूडीज हमारा नॉर्मली होता है हार्मोनल, नॉन मेडिकेटेड या कॉपर कंटेनिंग, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। आईयूडीज में ये गिरता नहीं है, उसमें कॉपर वाला आ जाता है। दूसरा आता है नॉन मेडिकेटेड वाला, नॉन मेडिकेटेड लिपिलूप्स, और एक है हार्मोनल प्रोजेस्टासार्ट एंड LNG20 हार्मोनल, तो ये भी नहीं होगा। फाइन, आईयूडीज आर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, रीयूजेबल कंट्रासेप्टिव, ये करेक्ट है। इम्प्लांट्स विद प्रोजेस्टिन पाउडर, नो, इम्प्लांट्स में हम लोग ऐसे छोटे छोटे स्टिक्स यूज करते हैं, स्टिक्स के अंदर कुछ पाउडर रहता है, तुम देखना तुम्हारे बुक में डायग्राम है, और हम स्किन के अंदर उसे इम्प्लांट करते हैं। तो इसमें बेस्ट आंसर था डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड बॉल्स के लिए रीयूजेबल कंट्रासेप्टिव। लेकिन इसमें 2 पॉइंट और याद रखना, ये बैरियर मेथड में आता है, और दूसरा चीज ये STD से हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है, जस्ट लाइक कॉन्डम। ओके, ये याद रख लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 169। क्वेश्चन नंबर 169 ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। इसमें पूछा क्या है, चलो देखते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल्स इन द ओवरी ग्रो टू बिकम अ फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल एंड साइमल्टेनियसली द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस रीजनरेट्स थ्रू प्रोलिफरेशन ड्यूरिंग द दिस। अभी यहाँ से आपको चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है। इसके लिए आप रेफर कर सकते हो पेज नंबर 50 NCERT 12। इसमें आप देखो मेंस्ट्रुअल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू एस्ट्रोजन। नो, जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो 1 to 5 डेज तक होता है, तब कोई भी FSH LH एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन आप डायरेक्टली बोल नहीं सकते।
है। FSH इनिशियल फेज से रहेगा, फिर आएगा एस्ट्रोजन, ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करेगा, फिर हाइपोथैलेमस को पता चलेगा, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, तब FSH, LH और एस्ट्रोजन तीनों का टाइटर ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, तभी जाके ओव्यूलेशन होगा, LH जाके रप्चर करेगा ग्राफियन फॉलिकल को और इधर आपका ओव्यूलेशन होगा। और इस तरफ जो एस्ट्रोजन था वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करेगा और वो फेज होता है प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, बिकॉज फॉलिकुलर फेज जो होता है उसी में ये पॉसिबल है। ओके, तो इसमें देखो फॉलिकुलर फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू एस्ट्रोजन, यस करेक्ट, क्योंकि फॉलिकुलर फेज प्रोलिफरेटिव फेज में जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तब उसके ग्रेन्युलोसा सेल से एस्ट्रोजन सिक्रीट होता है, उसे बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। तब एस्ट्रोजन ब्लड में आता है, हाइपोथैलेमस उसे सेंस करता है, सेंस करके गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करवाता है, जिससे कि जो LH है वो सिक्रीट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस से, और सिक्रीट होने के बाद एडिनोहाइपोफाइसिस का जो LH है वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है, फिर ओव्यूलेशन होता है। और इस तरफ जो एस्ट्रोजन है प्रोलिफरेटिव फेज में, ये जाके एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करना शुरू करता है। और ल्यूटिल फेज में जब प्रोजेस्ट्रॉन आता है कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद, प्रोजेस्ट्रॉन मेनली उसे मेंटेन करता है, बनाने का काम पहले एस्ट्रोजन का है एंडोमेट्रियम, और उसको मेंटेन करने का काम प्रोजेस्ट्रॉन का है। बाकी ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, ओवुलेटरी फेज वो नहीं होगा कि इसमें फेज होना ही नहीं चाहिए था, इसमें स्टेज है ये प्रोलिफरेटिव फेज का, ये फॉलिकुलर फेज का एक स्टेज है। ल्यूटिल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, नो, एस्ट्रोजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बाद में प्रोजेस्टेरोन उसे मेंटेन करता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और बहुत अच्छा लिखा है एनसीईआरटी में, 50 पेज और 51 पेज में आप देख लोगे एनसीईआरटी 12 से। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा गया है, जो कि पेज नंबर 317 और 318 से लिया गया है। इसमें आप देखो प्रोपगेशन नंबर्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स आफ्टर द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इज रीच्ड। इसमें आपको हमेशा याद रखना है, ये बोलना चाह रहा है कि पहले क्या स्टेप है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, फिर आप एक बार सुन सकते हो रिवीजन के लिए, कि सपोज ये मेरा एक्सॉन है, एक्सॉन में बाहर सोडियम ज़्यादा रहता है, मोर, और पोटेशियम कम रहता है, लेस। अंदर ठीक ही सोडियम आपका क्या रहेगा, लेस, एकदम लिटिल, और पोटेशियम मोर। इस कंडीशन में हमारा सिस्टम स्टिमुली ले सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो कि कुछ जो स्टेप्स है उसको हम मैच करना है। सेकेंड हमारा क्या होता है, जो वोल्टेज गेट होता है सोडियम का, ये साइट ए में ओपन होता है और सोडियम एंटर करना शुरू करता है। यही सोडियम इस तरफ मूव करेगा तो एक्शन पोटेंशियल रन करेगा, और यहाँ पे जो पोटेशियम गेट है, ये सोडियम गेट बंद होने के बाद पोटेशियम निकलना शुरू होगा। जब ये गेट बंद हो जाएगा तब पोटेशियम निकलना शुरू होगा और सोडियम इस तरफ जाएगा। तो इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं रीपोलराइजेशन, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन के तुरंत बाद करंट पास होता है इस तरफ से A टू B साइड और B टू A साइड, और इस तरफ से पोटेशियम निकल जाता है, रीपोलराइजेशन। उसके बाद सिस्टम फिर से रेडी होता है जिससे कि हम फिर से नया स्टिमुली ले पाए। लेकिन बार बार स्टिमुली आने के कारण ऐसे हो सकता है कि जो ECF है, ICF है, ICF में सोडियम बहुत ज़्यादा हो गया और ICF में जो पोटेशियम का कंटेंट ज़्यादा होना था वो नील हो गया, ये एकदम कम है। जो सिस्टम अभी होमियोस्टेसिस पूरा ब्रेक कर चुका है, तब एट दैट पर्टिकुलर टाइम एक ही रास्ता है आपके पास कि सोडियम पोटेशियम पंप ओपन होगा, उससे 3 सोडियम ICF टू ECF मतलब अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे और 2 पोटेशियम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन में ऐसे पीरियड में होता है, रिफ्रैक्टिव पीरियड में, जब सिस्टम स्टिमुली नहीं ले पाता, तब सोडियम पोटेशियम पंप करना है। अगर आपको क्विकली रेडी करना है आपके न्यूरॉन को, तब आपके पास बेस्ट स्टेप होता है पोटेशियम को आप सिस्टम से ICF टू ECF निकालो, जिससे कि सिस्टम फिर से रेडी हो जाए और नेक्स्ट स्टिमुली आप ले पाओ। सिस्टम रेडी होने का मतलब है रेस्टिंग पोटेंशियल, दैट इज -70 में लाना। -70 MV में आप पोटेशियम को निकाल के भी ला सकते हो फ्रॉम ICF टू ECF, लेकिन ज़्यादा निकालने से कभी कभी पोटेशियम ज़्यादा निकल गया तब उससे हाइपरपोलराइजेशन हो जाता है, और साथ ही साथ सोडियम बहुत ज़्यादा ICF में ट्रैप होने के कारण तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचता है कि अभी मतलब सिस्टम के पास एक ही रास्ता बचता है कि सोडियम पोटेशियम पंप ओपन करे और उसे फोर्सफुली 3 सोडियम को बाहर निकाले और फोर्सफुली 2 पोटेशियम को अंदर डाले। ओके, अब हम मिला के देखते हैं क्या होगा आंसर। अभी तो समझ गए होंगे। सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल्स ओपन एंड सोडियम आयन डिफ्यूज इनवर्ड। इनवर्ड मतलब वो कहाँ से कहाँ बोल रहा है, ECF टू ICF ये जाएगा, और ये शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर के लिए 0.5 मिलीसेकंड के लिए गेट खुलता है। तुम देखना 318 के एकदम लास्ट 2 to 3 लाइन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लिखा है शॉर्ट लिव्ड सोडियम गेट खुलता है। हाँ, फिर नेक्स्ट है 1 डीपोलराइजेशन द मेम्ब्रेन। इसके बाद क्या होगा, जो बाहर पहले नेगेटिव था, ये पार्ट जो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा और अंदर ये पॉजिटिव हो गया, तब उसको बोलोगे डीपोलराइज्ड। ओके, तो ये मीन कर रहा है।
फिर नेक्स्ट इसके बाद ये चीज़ यहाँ पे जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पोटेशियम निकलना शुरू होगा। तो इसका मतलब क्या, रिपोलराइजेशन भी होगा और ये एक्शन पोटेंशियल रन भी होगा। तब इसमें आपको 4 मार्क करना है। 4 इज सोडियम चैनल्स क्लोज, पोटेशियम आयंस डिफ्यूज आउटवर्ड। डिफ्यूज आउटवर्ड का मतलब है पोटेशियम बाहर की तरफ निकलेगा। फिर नेक्स्ट आया 3 में आया रिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। सिस्टम फिर से रेडी हो गया, दैट मीन्स बाहर फिर से पॉजिटिव हो गया और अंदर फिर से नेगेटिव हो गया। दैट मीन्स अभी आप नेक्स्ट स्टिमुली ले सकते हो। ओके, तो इस बेसिस पे इसमें बेस्ट आंसर हो रहा है 2 1 4 3, ये मार्क करना था। पहले सोडियम का गेट खुलेगा, फिर डिपोलराइजेशन होगा, फिर एक्शन पोटेंशियल रन करेगा, सोडियम थोड़ी देर के लिए खुलता वो गेट बंद हो जाएगा, पोटेशियम निकलेगा, सिस्टम को फिर रेडी करेगा जिससे कि आप फिर से स्टिमुली ले पाओ। ओके, इसमें बेस्ट आंसर ये था, यही आपको मार्क करना था। आप अच्छे से एक बार 317 और 318 पेज रीडिंग कर लेना। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्चुअल चीज या जो भी डाटा बेस्ड चीज गलत ना हो। और बायोलॉजी में 360 मार्क्स है, प्लीज आप बायो को थोड़ा सा ध्यान से देखना। डेली आपको बायोलॉजी पढ़ना ही है और एनसीईआरटी रीडिंग करना है। ओके, मेनली एनसीईआरटी, वो याद रखोगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 171 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 ये बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन चैप्टर से पूछा गया है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप ये देखोगे 209 में था, शायद 2089 ऐसे में होगा, आप देख लेना एक बार। द मेन चैलेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन यूजिंग rDNA टेक्निक्स वाज टू असेंबल दिस A and B पेप्टाइड। यही इसका बेस्ट आंसर है जो एनसीईआरटी में मेंशन भी है। आपको याद रखना, जो इंसुलिन है प्रो इंसुलिन रहता है, A B C रहता है जो हमारी बॉडी में बनता है। C पेप्टाइड निकालोगे उससे A B रहेगा। A B को हम डाइसल्फाइड लिंकेज से जोड़ के फिर हम सिस्टम में यूज करते हैं। जब rDNA टेक्नोलॉजी एली लिली कंपनी 1983 अमेरिकन कंपनी ने ये किया था, आर्टिफिशियल से बनाया था, तो उन्होंने सिर्फ A और B पेप्टाइड ही बनाया था। C तो बनाने की जरूरत भी नहीं है। A इकोलाई में बनाया, B अलग बनाया, बना के उसको एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसे डाइसल्फाइड लिंकेज से कनेक्ट किया, फिर उसे हम इंसुलिन की तरह यूज कर पाएंगे। तो यही सबसे मेन चैलेंज था इन rDNA टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूम्यूलिन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 172। अभी हम क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ अ हार्मोन्स, इट्स सोर्स एंड फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते भी हैं। तो इसमें आप देखो, वैसोप्रेसिन जो होता है वो ADH है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस बनाता है, सिंथेसाइज करता है और रिलीज करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी सोर्स। तो अगर यहाँ पे सोर्स देखें तो तुम पोस्टीरियर पिट्यूटरी अगर बोलोगे तो बेटर आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस, इसलिए नहीं होगा। इंक्रीज लॉसेस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन, नो। वो क्या करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन का रोल होता है टू एक्सट्रैक्ट द वाटर फ्रॉम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट टुगेदर विद इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे एक आंसर नहीं हुआ। नॉरएपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला सिक्रेट करता है। नॉरएपिनेफ्रिन का मतलब होता है नॉर एड्रिनलिन, तो ये करेक्ट है इतना तक। इंक्रीजेस हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस। यहाँ पे थोड़ा सा हेजी आया है, हाँ, आप अपना क्वेश्चन पेपर देख लेना। इसमें इंक्रीज हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड अलर्टनेस, इसका मतलब है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों कैटेकोलामाइंस है और दोनों सिनर्जिस्टिक हार्मोन है। जो एड्रिनलिन का फंक्शन होता है वही नॉर एड्रिनलिन का भी फंक्शन होता है। दैट मीन्स बोथ द हार्मोन्स आर सिनर्जिस्टिक, दे आर नॉट एंटागोनिस्टिक। तो ये प्रॉपर आंसर है और इसलिए आपको यही मार्क करना है। ग्लूकागॉन जो होता है वो सिक्रेट होता है अल्फा सेल से और बीटा सेल से सिक्रेट होता है लैंगरहैंस से इंसुलिन, ये आपको पता है। तो इसमें ये गलत हो गया बीटा। नेक्स्ट है स्टिमुलेट ग्लाइकोजेनोलाइसिस, फाइन। ग्लूकागॉन का रोल होता है ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज करना, जिसके लिए वो ग्लाइकोजन तोड़ेगा, ये करेक्ट है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस या तो जो भी शुगर को तोड़ के लाने का जो काम है वो करेगा, दैट इज जिससे कि जब भी ब्लड शुगर लेवल कम हो वो उसे बढ़ा पाए। ओके, प्रोलैक्टिन जो होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट नहीं होता, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, ये गलत है। एंड रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स एंड मिल्क फॉर्मेशन इन फीमेल्स टुगेदर विद प्रोजेस्टेरोन, ये वाला पोर्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नहीं था, ये प्रॉपर नहीं था, इसलिए आंसर नहीं हुआ। यहाँ पे ये गलत है, ये करेक्ट है, लेकिन ये गलत है, ये करेक्ट है। इस बेसिस पे इसमें बेस्ट आंसर सोर्स का और फीचर्स का ये दोनों मैच हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 173। क्वेश्चन नंबर 173 रिप्रोडक्टिव हेल्थ से है। कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, सहेली इज अ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू। सहेली जो होता है वंस अ वीक पिल है, वंस एक ही बार वीक में लेना है। और एक चीज और याद रखना है, नॉन स्टेरॉयडल है। इसमें एक केमिकल रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्मेलोजिफिन या सेनक्रोमेन, जिसका रोल होता है एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को ब्लॉक करना यूट्रस के वॉल में, टुगेदर विद वो ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर से जोना पेलुसिडा को हटने नहीं देता, इंटैक्ट रखता है, जिससे कि इम्प्लांटेशन
फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट पॉसिबल ना हो। तो इन दैट बेसिस अगर तुम देखो सहेल इज अ वंस अ वीक पिल विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, तो ये करेक्ट है। मल्टीलोड 375 इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, नो, ये है कॉपर कंटेनिंग आयोडीन। मल्टीलोड 375, कॉपर टी, कॉपर 7, ये सब एग्जाम्पल है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज के, और हार्मोनल आयोडीज के एग्जाम्पल है LNJ20 एंड प्रोजेस्टासार्ट। इसीलिए इसमें बेस्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बाकी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ये करेक्ट है, इसमें करेक्ट है, इनकरेक्ट है, फिर करेक्ट है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट। बेस्ट ऑप्शन इज बी, इसलिए इसमें बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174 आपको एनवायरमेंटल इशू से पूछा है, एल नीनो इफेक्ट। व्हाट इज एल नीनो? नॉर्मली जब भी ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होते हैं उसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड N2O। तो इन दैट बेसिस अगर आप देखोगे तो एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न है लीडिंग टू इंक्रीज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एज वेल एज अदर प्लेसेस लाइक हिमालयन स्नो कैप्स, जिससे क्या होता है जो सी लेवल का वाटर है वो इंक्रीज होते रहेगा और इधर ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे। ओके, तो इसमें द बेस्ट आंसर आपको यही मार्क करना था। बाकी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें कोई भी डिस्कशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175 असर्शन रीजनिंग का है। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ फॉर्म्स आर किल्ड इनडिस्क्रिमिनेटली। ये जो लाइन है असर्शन में, दिस इज मेनली फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग, दिस इज नॉट फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसलिए ऑटोमेटिकली असर्शन फॉल्स आ जा रहा है। इन दोनों ऑप्शन में हमें जाना ही नहीं है। और एक की बिलीव ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मर्स इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ, फर्दर्स हेल्थ मतलब प्रमोट्स हेल्थ। हमें पता है कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, ये तो माइक्रोब से पूछा गया, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो कि जूलॉजी पोर्शन में है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इकोसिस्टम में फूड वेव और फूड चेन को बचा के चलते हैं, जिससे कि हम सबको एक साथ मार ना डाले। शॉर्ट टर्म बायो कंट्रोल एजेंट्स हम यूज करते हैं, जिससे कि नैरो स्पेक्ट्रम में वर्क करके वो जो बेनिफिशियल पेस्ट है या तो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स है उसे ना मारे, जिससे कि फूड वेव और फूड चेन चेंज ना हो। फिर एक बात याद रखना है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें हम हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं करते, इसलिए ऑटोमेटिकली वो प्रोमोट करेगा हेल्थ, जिसे हमने यहाँ पे लिखा है फर्दर्स हेल्थ। इसमें बहुत लोगों का डाउट आ सकता है कि फर्दर्स हेल्थ क्या है, इसमें एक्चुअली वो मीन करना चाह रहा है प्रोमोट्स हेल्थ। ये सब खाना खाने से ऑर्गेनिक फूड प्रोमोट करता है हेल्थ। ओके, तुम अगर देखोगे जितने भी आजकल ऑर्गेनिक फूड है वो बहुत हाई कॉस्ट में मिलते हैं इन कंपेरिजन टू अदर फूड्स लाइक कन्वेंशनल फार्मिंग से जो मिलता है। कन्वेंशनल फार्मिंग अभी भी रन कर रहा है मार्केट में, कन्वेंशनल फार्मिंग वाला फूड प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, वेजिटेबल्स, या ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला भी मिलेगा और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स भी मिलेगा। तो सबको तो सब पता नहीं है, लेकिन आजकल इसी चीज को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, सबको पता करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मर्स जो होते हैं अलग सेपरेट जगह पे बैठते हैं। उसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन ये प्रमोट करता है हेल्थ को। तो यहाँ पे आप अगर असर्शन में गलत क्यों है, क्योंकि ये जो लाइन है दिस इज फॉर कन्वेंशनल फार्मिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग, कन्वेंशनल। ओके, 186 जो है ऑलमोस्ट, हाँ, तो मैं उसी पेज में ये मिल जाएगा। तो 186 में कन्वेंशनल फार्मिंग बहुत यूजफुल है, इसलिए गलत हो गया कि इसमें ऑर्गेनिक मैटर था, मेंशन हुआ था, और रीजन करेक्ट है बिकॉज इसमें ऑर्गेनिक फार्मर इज दैट बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ मतलब प्रोमोट्स हेल्थ। तो इसमें मार्क करना था आपको असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, तो ये आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 एनिमल किंगडम से है। मार्क द इनएप्रोप्रिएट सेट, जो गलत है उसे मार्क करना है। फीदर लाइक गिल्स इन मोलास्का प्ले रोल इन एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन, यस, ये पेज नंबर 53 में आपको मिल जाएगा। नीरोब्लास्ट इन सिलेंट्रेटा प्लेस रोल इन एनकोरेज एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे, नीरोब्लास्ट सिलेंट्रेटा में रहता है, जो आपको पेज नंबर 50 में मिल जाएगा, एक बार पढ़ लेना। और एक चीज बताओ तो जो नीरोब्लास्ट होता है वो पूरे बॉडी में है, टेंटिकल्स में भी है और पूरे बॉडी में होता है। ओके, ध्यान रखना। इंटरनल सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स इज टेनोफोरा सपोर्ट लोकोमोशन, यहाँ से लेके इतना तक तो करेक्ट था, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें एक्सटर्नल वर्ड लिखना था। ओके, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा एक चेंज था जो आपको ध्यान से देखना था, आंसर सी ही मार्क करना था। कॉइनोसाइट जो होता है कॉलोसेरियम पॉरिफेरा बीट प्रोड्यूस वाटर करंट, बीट टू प्रोड्यूस वाटर करंट, जो कि वाटर करंट को प्रोड्यूस करता है टू टेक द वाटर फ्रॉम द सी, और जिससे कि उसे खाना पीना ऑक्सीजन सब वाटर से ही मिलता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। क्वेश्चन नंबर 177 आपको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से पूछा। द लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक्सीड्स द राइट वेंट्रिकल इन,
द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट एंटर्स ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, नो, ये सेम ही रहेगा। कंट्रैक्शन के टाइम में जो एंटर होता है ब्लड वो सेम ही रहता है। द वॉल्यूम एक्सपेल्ड ड्यूरिंग कंट्रैक्शन वो भी सेम रहेगा, क्योंकि एक लॉ है, फ्रैंक एंड स्टार्लिंग लॉ, द अमाउंट ऑफ ब्लड एंटरिंग द हार्ट द सेम अमाउंट ऑफ ब्लड कम्स आउट फ्रॉम द हार्ट। तो इन बेसिस पे चैम्बर्स का यहाँ पे डिफरेंस इतना नहीं आता। द प्रेशर डेवलप ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, यस, जो प्रेशर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ज़्यादा है कि उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन करना है, जिसका डिस्टेंस थोड़ा दूर भी है, और इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है वो देखना थिक है। तुम अगर 283 के डायग्राम में जाके देखो, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल का जो वॉल है वो थिक दिखेगा इन कंपेरिजन टू राइट वेंट्रिकल। तो इन कंपेरिजन अगर तुम्हें पूछा द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सीड्स द राइट वेंट्रिकल इन द प्रेशर डेवलप ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, कि उसे दूर तक ब्लड छोड़ना है, और जो राइट वेंट्रिकल है उसे सामने तक छोड़ना है, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि लंग्स तक ही पहुंचाना है। ओके, तो द बेस्ट आंसर इसमें सी था इन कंपेरिजन टू अदर ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 हीमोथैलेमस डिजीज के ड्रग्स एंड अल्कोहल से आपको पूछा गया है। इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, तो कोशिश करना कि ये सब एग्जांपल्स को एक बार रिपीट करके याद कर लो। ओके, तो गलती नहीं होगी। ओपिएट्स जो होता है ओपियम और हेरोइन होगा, बिकॉज ओपिएट्स पॉपी प्लांट पेपरबर सोमनिफरम के अनराइप फ्रूट से डिराइव होता है, उसके लेटेक्स से। फिर नेक्स्ट याद रखना डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स यहाँ पे तुम्हें याद रखना स्टिमुलेंट्स को मेन करता है। ऑल स्टिमुलेंट्स आर डायूरेटिक्स, बिकॉज जब भी कोई स्टिमुलेंट्स लेते हैं उसका जो यूरिन फॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाता है। इन दैट बेसिस डायूरेटिक स्टिमुलेंट्स है, तो आपको B4 मार्क करना था। एम्फेटामाइन है, निकोटीन है, फिर कैनाबिनॉइड्स है, कोकेन में आ जाता है, ये सब डायूरेटिक्स में गिरता है। टॉक्सिन्स आपको मैंने इससे डाला है, एक क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स किया गया है। टॉक्सिन्स आपको मैंने बायोमोलिक्यूल से डाला, एब्रिन और रिसिन, जो आपको पेज नंबर 146 में NCERT 11 में मिलेगा, और ये सब आपको NCERT 12 में मिलेगा। फाइन, 46 में नहीं, दूसरे पेज में है, NCERT 12 ये NCERT 11 का है। हेलुसिनोजन अगर एट्रोपा, दतुरा और LSD होता है, आपको याद रखना एट्रोपा, दतुरा प्लांट और LSD ये सब हेलुसिनोजन्स है, जो अल्टर करता है थॉट ऑफ परसेप्शन, उसे अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में, मतलब जो चीज़ उसके सामने हो नहीं रहा है वही चीज़ वो सोच लेता है। ओके, हेलुसिनेशन बोलते हैं, या तो उसे बोलते हैं साइकीडेलिक ड्रग्स। क्या बोलते हैं? साइकीडेलिक ड्रग्स। तो इसमें ऑप्शन A2, B4, C1, D3 मार्क करना था। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 179। क्वेश्चन नंबर 179 तुम्हें इवोल्यूशन से पूछा गया, नेचुरल सिलेक्शन से। नेचुरल सिलेक्शन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के उसे समझना है कि वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, स्टेबिलाइजिंग, डिसरप्टिव ना डायरेक्शनल। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ऑब्जर्व्ड इन मॉथ, बिस्टन बेटुलेरिया इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन, बिकॉज जब भी पॉल्यूशन नहीं था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट नहीं हुआ था, तब बार्क का कलर लाइट था, इसलिए व्हाइट मॉथ फ्लरिश कर रहे थे। जैसे ही बार्क का कलर डार्क होने लगा, ऑटोमेटिकली ब्लैक मॉथ का परसेंटेज राइज होने लगा। इसका मतलब पिक जो है वो शिफ्ट हो गया, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ओके, तो इसमें डायरेक्शनल चेंज वेयर मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू, ये मार्क करना था। बाकी नहीं आएगा बिकॉज डिसरप्शन, स्टेबिलाईजेशन नहीं गिरता। यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का दूसरा नाम डायरेक्शनल इवोल्यूशन ही होता है, लेकिन इसमें लिखा है वेयर चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन एज दे बिकम अ डिफरेंट स्पीसीज। ये जो लाइन है इसके साथ मैच नहीं करता, बिकॉज ये यहाँ से लेके ये लाइन है, ये लिंक किया हुआ है फाउंडर इफेक्ट का। This is a line associated with founder effect, and this is nothing but a consequence associated with genetic drift. Genetic drift में normally क्या होता है, बाई चांस चेंज होता है स्मॉल पॉपुलेशन में बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज और एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, जिसके कारण एक्सटिंक्शन हो सकता है, या तो धीरे धीरे कुछ जो बच जाते हैं उसी से वो फ्लरिश करके कुछ और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो बचे कुछ ऑर्गेनिज्म है, फ्लरिश करके एलिलिक पैटर्न चेंज होना शुरू होता है। उसी से फ्यूचर में मिलियंस ऑफ ईयर्स या सम ईयर्स के बाद एलिल्स जो होते हैं फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन चेंज कर सकते हैं। तो फाउंडर इफेक्ट में एलिल्स बदलने से दे आर डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल स्टॉक बोलता है। दिस इज अ नॉट एग्जांपल ऑफ डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में पिक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन रहेगा, या तो ऐसे रहेगा मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मेन कैरेक्टर वैल्यू। ये सब जितने भी डेफिनेशन है ये मैंने NCERT से लिखा हुआ है, पेज नंबर 137 में था, एक देख लेना थोड़ा सा चेक करके। 137 के ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन के ठीक ऊपर है, वहां पे आप पढ़ लेना। और ये तीन जो वो है डायग्राम है 137
36 में वो भी देख लेना और डेफिनेशन भी रिलेट करके याद रखना। जिसमें पिक शिफ्ट होगा डायरेक्शनल, जिसमें पिक नैरो होगा स्टेबिलाइजिंग, जिसमें मेन कैरेक्टर वैल्यू को ज़्यादा प्रिविलेज मतलब वो दिया जा रहा है, समझे, फोकस किया जा रहा है वो स्टेबिलाइजिंग, और जिसमें मेन कैरेक्टर वैल्यू को फोकस नहीं किया जा रहा है डायरेक्शनल, और जिसमें 2 पेरिफेरल पिक्स आ जाएंगे वो है डिसरप्टिव। डिसरप्टिव ज़्यादा स्पेसिएशन को सपोर्ट करता है और इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाइंग। और प्रोग्रेसिव जो होता है डायरेक्शनल है और स्टेबिलाइजिंग जो होता है नेगेटिव टू स्पेसिएशन है। अगर सबसे पूछेंगे कौन सा नेगेटिव टू स्पेसिएशन है, कौन सा नेचुरल सिलेक्शन, तब आपको मार्क करना है स्टेबिलाइजिंग। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है स्पेसिएशन में, देन द बेस्ट आंसर इज डिसरप्टिव, दैट इज डाइवर्सिफाइंग। ओके, ये याद रख लेना। 2017 में एक क्वेश्चन आया था, पहले भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, 19 में क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन के, वो एक बार रिवाइज कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप और इज अ फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक डिजीज होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, इसी से ये लिंक किया गया है। डिसफिगरमेंट ऑफ फेस इज एसोसिएटेड विद एक्रोमेगाली, जो कि ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से होता है इन मिडिल एज पीपल। फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज रिलेटेड टू डायबिटीज मेलाइटस। ओके, डायबिटीज मेलाइटस या तो फास्टिंग से भी होता है, जब बॉडी में अननेसेसरी फैट ब्रेक होता है और कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा बनते हैं जो यूरिन में रहता है। पाइलोइरेक्शन एंड ओवर स्वेटिंग इज रिलेटेड टू कैटाकोलामाइंस, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन। ये बहुत बार हम बात कर चुके हैं। एंड द बेस्ट आंसर इज एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, बिकॉज हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ ये लिंक करता है। और ये किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ग्रेव्स डिजीज का। ग्रेव्स डिजीज, ये याद रखना। ग्रेव्स डिजीज एक ऑटोइम्यून डिजीज भी है। ओके, हशीमोटो एक बार आया था, दिस इज हाइपोथायरॉयडिज्म का ऑटोइम्यून डिजीज है, और ग्रेव्स डिजीज हाइपरथायरॉयडिज्म का ऑटोइम्यून डिजीज है, ये याद रख लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 180 में उनमें आपको इनकरेक्ट सेट निकालना था। हार्ट साउंड लव क्लोजर ऑफ वल्व ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यस, ये मैंने आपको समझाया था, जब भी एवी वल्व बंद होगा इनिशिएशन ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, तभी हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, करेक्ट है। कार्डिक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ ब्लड कमिंग आउट फ्रॉम द हार्ट इन 1 बीट एंड हार्ट रेट इज 72 बीट्स पर मिनट। उसी से हमें कार्डिक आउटपुट मिलता है, जो नॉर्मली 5 लीटर होता है हेल्दी ह्यूमन में। नेक्स्ट है न्यूरोजेनिक हार्ट कॉकरोच में होता है। यस, न्यूरोजेनिक हार्ट कॉकरोच में इंसेक्टा में होता है, जिसमें हार्ट जो होता है वो नर्व्स के अकॉर्डिंगली चलता है, मसल के अकॉर्डिंगली नहीं। हमारा हार्ट नर्व्स के अकॉर्डिंगली नहीं चलता, मसल चलाता है और एक्साइट होता है, मसल्स के बेसिस पे करंट निकलता है, जैसे ऐसे नोड से, इसलिए हमारा हार्ट मायोजेनिक है। तो इसमें आंसर गलत क्या है, हार्ट साउंड ऑफ ओपनिंग लिख दिया, इसमें क्लोजिंग होना था, बिकॉज आपको मैंने समझाया था कि ओपनिंग ऑफ सेमिलुनर वल्व से रिलेट करता है सर्कुलेटरी पाथवे। जब हार्ट से ब्लड निकल के या तो लंग्स की तरफ या तो बॉडी की तरफ जाएगा, जब जाके सेमिलुनर वल्व का प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ा हुआ रहता है, और वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्लाइन होगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड पीछे की तरफ आना शुरू कर सकता है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा से, तभी जाके सेकेंड हार्ट साउंड होता है, दैट इज डब। दिस इज एसोसिएटेड विद क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वल्व्स इनसाइड द पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, इसलिए यहाँ पे 181 में आपको बी मार्क करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182 आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से पूछा गया है, जो आपको 212 ऐसे पेज में मिल जाएगा, उससे रिलेट करके क्वेश्चन है। द प्रीनेटल स्क्रीनिंग ऑफ ह्यूमंस इन एड्स स्क्रीनिंग इन ह्यूमंस, द एड्स वायरस टेस्टिंग ऑफ ह्यूमंस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग टू प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम इंसेक्ट अटैक, दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ और सोचना ही नहीं था, बिकॉज प्रीनेटल वाला आपको मैं थोड़ा बता दूँ, ये थोड़ा सा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से भी लिंक करता है। दैट इज पेज नंबर 158 में तुम देखना, कैंसर अगर पहले से आपको पता करना है किसी में डिस्पोज हो रहा है कि नहीं, कोई ऑन्कोजेनिक सेल्स बने हैं कि नहीं, तब आपको अगर पता करना है तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसमें RDNA का हेल्प चाहिए। साथ ही साथ आपको एड्स का वायरस का अगर तुम्हें टेस्टिंग करना है, हेपेटाइटिस बी का टेस्टिंग करना है, तब भी हम PCR, RDNA, ऑटो रेडियोग्राम ये सब का हेल्प लेते हैं, अदर देन द कन्वेंशनल मेथड लाइक यूरिन एनालिसिस एंड सेरम एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट है इंसेक्ट अटैक का जितना भी BT कॉटन है, BT कॉर्न है, या तो ब्रिंजल है, जितने भी वैरायटी है वो सब इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट पे जो हमने बनाया है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी, इसलिए यहाँ पे मार्क करना था B। बाकी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज आर टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी, नो, यहाँ पे जीन थेरेपी का बात नहीं आ रही। रिक्वायर द यूज ऑफ जीन थेरेपी, देखो एड्स का हो सकता है, एड्स के पेशेंट में, जो कि वर्ल्ड में बहुत सारे लोग, 4 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन आपके बुक में एड्स नॉन क्यूरेबल लिखा है, इसलिए आपको नॉन क्यूरेबल ही याद रखना है। ओके, रिक्वायर द यूज ऑफ सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ऐसे कोई बात नहीं
happening are carried out using gene guns. Gene guns are mainly used for the transformation of plants. Okay, जिसे हम बायोलिस्टिक मेथड बोलते हैं, जिसमें डीएनए को हम प्लेटिनम और गोल्ड से कोट करते हैं. फाइन, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 183. क्वेश्चन नंबर 183 भी आपको न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 रिगार्डिंग सेंसरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन. ऑर्गन ऑफ कॉटी आपको पता है कि दिस एसोसिएटेड विद द ऑडिटरी रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है हमारा स्केला मीडिया और कॉक्लिया में. स्केला मीडिया ऑफ कॉक्लिया, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि याद रख लेना. नेक्स्ट है नेजल म्यूकोसा. नेजल म्यूकोसा इज एसोसिएटेड विद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, और हमें पता होना चाहिए जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम है इसे हम निडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है इज एन एक्सटेंशन ऑफ लिम्बिक सिस्टम ऑफ फोर ब्रेन. ये याद रखना. लिम्बिक सिस्टम क्या है? इमोशनल पार्ट ऑफ ब्रेन ऑल्सो, वो ध्यान रख लेना. ओके, इसलिए लिखा नहीं, आप रिफर करने के लिए पेज नंबर 323 को देख सकते हो. टेस्ट बर्ड जो होता है गस्टेटरी रिसेप्टर से रिलेटेड है और रेटिना फोटो रिसेप्टर से रिलेटेड है. ये सब तो आप कर ही पाओगे. रेटिना फोटो रिसेप्टर्स में कौन सा रॉड्स दोनों होता है, हमेशा याद रखना कौन सा रॉड्स दोनों में ही रेटिनल और ऑप्सिन प्रेजेंट है. बस कोन्स में 3 तरह के ऑप्सिन होते हैं और रॉड्स जो होता है उसमें 1 टाइप ऑफ ऑप्सिन होता है फॉर डीम लाइट विजन. ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इसमें आपको सी मार्क करना था, सॉरी ये मैं बोलना भूल गई. A3 B4 C2 D1, बाकी आप देख लो ये मैच नहीं हो रहा. A3 है, B4 C2 D1. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 184. क्वेश्चन नंबर 184 केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन से पूछा गया है. ऑक्सीटोसिन जो कि हाइपोथैलेमस का हार्मोन है और रिलीज होता है फ्रॉम न्यूरो हाइपोफाइसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एक्ट करता है ऑन मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस. यहाँ पे लिखा है ऑल द 3 लेयर्स, ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखना था एक्ट्स ऑन मायोमेट्रियम ऑनली, मायोमेट्रियम ऑफ यूटेरस, इसलिए गलत हो गया. फाइन, उसका और एक साइट है जिसमें एक्ट करता है, दैट इज मेमरी ग्लैंड फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क, इसलिए उसे बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन को और मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं. नेक्स्ट, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द फॉलिकुलर एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड. फॉलिकुलर इज ओके, पैराफॉलिकुलर नहीं, बिकॉज पैराफॉलिकुलर सेल्स थायराइड ग्लैंड के बाहर, थायराइड ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स के बीच बीच में होता है, जिसको हम लोग सी सेल्स भी बोलते हैं. दिस सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. जो मैंने आपको कहा था, जब भी हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा तब पैराफॉलिकुलर सेल एक हार्मोन सीक्रेट करता है, टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कि प्रोटीनस हार्मोन है, और वो कैल्शियम को डिक्रीज करके कैल्शियम के रेगुलेशन में हेल्प करता है बाय डिक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल ऑफ ब्लड एंड बाय इंक्रीजिंग द कैल्शियम लेवल ऑफ बोन. इट्स नॉट एसोसिएटेड विद आयोडीन. ओके, एसोसिएशन किसके साथ है? फॉलिकुलर के साथ, बिकॉज फॉलिकुलर सेल जो होता है उसी के अंदर टायरोसिन मॉलिक्यूल, टायरोसिन अमाइनो एसिड आयोडीन के साथ मिलकर T3 और T4 बनाता है. T3 इज ट्राइआइडोथायरोनिन, T4 इज टेट्राइडोथायरोनिन, दैट इज थायरोक्सिन, इसलिए यहाँ पे गलत हो गया. द सिक्रीशन ऑफ पैराथॉर्मोन इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन. यस, जब भी कैल्शियम लेवल ब्लड का कम हो जाता है तभी पैराथायरॉइड ग्लैंड एट द बैक साइड ऑफ थायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करता है पैराथॉर्मोन, तो ये करेक्ट है. फाइन, यहाँ पे क्या गलत है? प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूसेस वाइड रेंजिंग एक्शन सच एज स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. ये देख के आपको समझ जाना चाहिए था कि फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और मेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन संभालता है. फीमेल के केस में एस्ट्रोजन और मेल के केस में टेस्टोस्टेरोन, इसलिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा. प्रोजेस्टेरोन का रोल है मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, जिससे कि फिर उसके बाद अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस इनसाइड दिस, अटैचमेंट एलिच करता है, उसके बाद का जो लेयर टूट जाता है उसको फिर से प्रोलिफरेट करने में प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है. ठीक है, फिर वो प्रीमेच्योर बर्थ ना हो ये सब देखता है. सर्वाइकल प्लग का म्यूकस बनाता है, ये देखना पेज नंबर 53 में सर्वाइकल प्लग म्यूकस वो प्रोजेस्टेरोन बनाता है. फिर मेनली प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है. जब जाके ब्लास्टोसिस अटैच होकर अंदर घुस जाता है उसके बाद जो कोरोडेड पार्ट है एंडोमेट्रियम का उसको प्रोलिफरेट करने में प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 185. क्वेश्चन नंबर 185 तुम्हें वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन पार्ट से ह्यूमन तथा डिजीज से डाला गया है. इफ ए पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब्स विच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, यहाँ पे यही वर्ड की बेसिस पे तुम्हें आंसर करना है. क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज पॉसिबल इन पैसिव इम्यूनाइजेशन, एक्टिव में स्लो होता है, क्विक नहीं होता. तो सब बेस्ट ऑप्शन इसमें होगा प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज या तो एंटीटॉक्सिन, बिकॉज एंटीटॉक्सिन में भी एंटीबॉडी ही रहता है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था. एक बार देख सकते हो या मैं आपको अभी बोल दूंगी. वैक्सीनेशन एक्टिव से लिंक कर रहा है और एक्टिव पैथोजन भी
एक्टिव से ही लिंक कर रहा है, बिकॉज जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तब हम वीकेंड पैथोजेंस को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्टिव तो जनरली नहीं करते, वीकेंड पैथोजन एटीन्यूएटेड जर्म्स को हम डालते हैं बॉडी में, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो, सेल इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम होगा, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम होगा, मेमोरी सेल्स बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगे, फिर उसके बाद वो अटैक करेगा। अगर आपको क्विकली कुछ करना है तो आपके पास एक ही रास्ता है, आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज को डालो, या तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है एंटीटॉक्सिन, क्योंकि एंटीटॉक्सिन जो होता है उसमें क्या रहता है, एंटीबॉडीज रहता है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिजीज जिसको हम लोग बोलते हैं टिटेनस, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है। ओके, तो इसमें बेस्ट आंसर आपको मार्क करना था 1 and 3, और 1 and 3 ये आंसर है, ए में गिरा। क्विक इम्यून रिस्पॉन्स याद रखना, स्लो नहीं बोला। ओके, नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोनल सूचर लोकेटेड बिटवीन द पैराइटल एंड द फ्रंटल बोन्स इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस जॉइंट। आप पेज नंबर 309 में जो एनसीईआरटी 11 में आपको वहाँ पे स्कल में देखना जिग जैग लाइंस कुछ दिखते हैं। अगर आप स्कल देखोगे, स्कल में आपको ऐसे कुछ जिग जैग लाइंस दिखते हैं, ये इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोनल सूचर्स। ये जो कोरोनल सूचर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस जॉइंट, बिकॉज फाइब्रस जॉइंट जो होता है इमूवेबल होता है, और स्कल प्लेट्स जो होता है, स्कल के बोन जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। तो द बेस्ट एग्जाम्पल ये है। कार्टिलेजिनस जॉइंट का बेस्ट एग्जाम्पल आपके बुक में 312 में दिया है इंटरवर्टिबल डिस्क, और साइनेबल जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट है, पाइवोटल जॉइंट है, सैडल जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। फिर उसके बाद आपको एक चीज और याद रखना है, इसमें पाइवोटल एक है, सैडल एक है, बॉल एंड सॉकेट है, हिंज है, और कार्पल मेटाकार्पल जितने भी, और हिप जॉइंट है जो बॉल एंड सॉकेट में आ जाएगा। ये एक बार रिवाइज कर लेना फ्रॉम 312। पाइवोट जॉइंट साइनेबल जॉइंट के अंडर में आता है। ओके, जो कि हमारा इस एरिया में है, हेल्प्स इन नोट करने में हेल्प करता है इस तरह से। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187 डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से पूछा गया। मुझे जितना याद है पेज नंबर 262 में था, एक बार आप पढ़ सकते हो स्टोमक वाला पार्ट। One patient is suffering from pain and burning sensation in stomach. The gastroenterologist noticed that it's due to excoriation of mucosal epithelium. Which components may be absent in the digestive tube? Mucus and bicarbonate ion. क्योंकि जो mucus होता है, bicarbonate ion आता है, वो एक लेप, एक कोट बना के रहता है इनर वॉल ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, जिससे कि जो उसका एचसीएल है उसे डैमेज ना करे। लेकिन कभी कभी हम ऐसे होते हैं कि हमने टाइम पे खाना नहीं खाया, लेकिन ऑटोमेटिकली जो सिक्रीशन है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक डैमेज होते होते, खाना टाइम पे नहीं खाते खाते धीरे धीरे जो एचसीएल का कंसंट्रेशन बढ़ने से ये लेयर्स डैमेज होके भी गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें टाइम पे खाना खाना चाहिए, क्योंकि बॉडी का एक बायोलॉजिकल क्लॉक रेडी हो जाता है हमारे डेली रूटीन के बेसिस पे। ओके, तो इसलिए इसमें आंसर आपको मार्क करना था म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट आयन। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 आपको पूछा गया है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, पेज नंबर 295 से। वहां पे एक डायग्राम है देखना, जिसमें अगर तुम रीनल पिरामिड देखोगे, ये कॉर्टेक्स एरिया है और ये मेडुलरी पिरामिड है। मेडुलरी पिरामिड को हम बोलते हैं रीनल पिरामिड। ओके, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितने भी स्ट्रेट पार्ट ऑफ टिब्यूल्स है विद कलेक्टिंग डक्ट, स्ट्रेट पार्ट्स ऑफ टिब्यूल्स जैसे लूप ऑफ हेनली, वासा रेक्टा, जो कुछ भी है टिब्यूल्स और वासा रेक्टा सब इसके अंदर होगा। और यहाँ पे डीसीटी, पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस और कलेक्टिंग डक्ट भी होता है। कलेक्टिंग डक्ट अंदर भी होगा, कलेक्टिंग डक्ट बाहर भी होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कॉर्टेक्स में ग्लोमेरुलस के साथ साथ बोमेंस कैप्सूल, डीसीटी, पीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट रहेगा हाफ पोर्शन। अंदर की तरफ स्ट्रेट पार्ट रहेगा टिब्यूल का, दैट इज योर मेनली लूप ऑफ हेनली, कलेक्टिंग डक्ट और वासा रेक्टा रन करेंगे इसके अंदर। फाइन, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा, तो तुम्हें पूछा है इसमें ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर सिचुएटेड इन द रीनल मेड्यूला एक्सेप्ट डीसीटी, बिकॉज ये होगा, ये होगा, ये होगा। वासा रेक्टा इस कैपिलरी नेटवर्क का पार्ट है, माइन्यूट वेसल सराउंडिंग एंड रनिंग पैरेलली टू लूप ऑफ हेनली, मेनली इन द केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। बट इन केस ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो वासा रेक्टा होता है रिड्यूस्ड या तो एब्सेंट रहता है। ओके, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन का परसेंटेज 85% है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का परसेंटेज 15% है, जो कि स्ट्रेस सिचुएशन में हमें सपोर्ट करता है। जितने भी रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन का पॉइंट इसमें लिखा हुआ है और जो भी डायग्राम 295 में, 296 में है, ऑल आर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन, और 292 वाला डायग्राम भी जक्स्टामेडुलरी है। किसी में आपके बुक में कहीं पे भी कॉर्टिकल नेफ्रॉन का डायग्राम नहीं बनाया गया है। ओके, बिकॉज ज्यादा समझाने वाला पोर्शन जक्स्टामेडुलरी में है, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, दिस क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पेज नंबर 64 से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, दैट इज ज़िफ्ट, आईयूटी, आईवीएफ एंड आईओडी। आपको ये पता है कि जितने भी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं उसका हम डिवाइड अगर कर ले तो उसमें आपको पहले मिलेगा सपोज ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, उसके बाद उससे आप ज़िफ्ट कर सकते हो,
जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या तो आईयूटी कर सकते हो। अगर मैं जिफ्ट किया तो आपको अप टू 8 सेल स्टेज आपको फेलोपियन ट्यूब में से डालना है, तो जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में डालना है आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अगर आईयूटी करोगे तब आपको मोर देन 8 सेल स्टेज को इंट्रोड्यूस करना है यूट्रस में आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जो कि पॉसिबल है आफ्टर ICSI। तो ये सब आ जा रहा है इन विट्रो के कैटेगरी में। इन विट्रो का मतलब होता है लैब में गैमेट का फ्यूज कराना। नेक्स्ट है इन विवो। इन विवो के केस में अगर तुम देखोगे गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर होने वाला जो टेक्निक है वो गिफ्ट है, that is gamete intrafallopian transfer, AI artificial insemination, IUI that is intrauterine insemination। तो इसमें सब नाम आ जा रहा है, बस ये नहीं आया क्योंकि IUD जो होता है ये कंट्रासेप्टिव मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, जो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ये मार्क करना था, ये सब नहीं। ओके, जिफ्ट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, IUT इज इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विट्रो या तो इन विवो, और IUD मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 190। क्वेश्चन नंबर 190 तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पोर्शन से पूछा गया है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन और यूज ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, टू एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर। ये तो इसका मेन मोटिव नहीं है। तो एलिमिनेट वीड्स, वीड्स में तो अननेसेसरी जितने भी प्लांट्स है, फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ हर्बिसाइड्स, ये भी इसका एक्चुअल वे वो नहीं है मेन ऑब्जेक्टिव। टू एनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स, नो, हर्बिसाइड्स जितना भी यूज कम कर सके, रिड्यूस्ड यूज केमिकल पेस्टिसाइड्स का हर्बिसाइड्स का होता है इसमें। टू रिड्यूस हर्बिसाइड एक्युमुलेशन इन द फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी। यस, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम भी कोई भी केमिकल्स यूज नहीं करते, वीडिसाइड, हर्बिसाइड कुछ भी हम यूज नहीं करते, पेस्टिसाइड, जिससे कि हमें जो भी खाना मिले या जो भी उसका कल्टीवेशन के बाद जो भी क्रॉप्स मिले उसमें हार्बिसाइड्स का एक्युमुलेशन ना हो, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है। फाइन, तो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि उसमें तो प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में या तो कुछ जीन्स रहते हैं वो जाके हमारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो है, लेकिन वो अभी तक अनक्लियर है कि किस बेसिस पे कर सकते हैं। कहीं कहीं पे लिखा है कि एलर्जी कॉज कर सकता है, इसीलिए इतना हमें नहीं सोच के मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ अगर मार्क करना है तो द बेस्ट आंसर इज डी, टू रिड्यूस हर्बिसाइड एक्युमुलेशन इन फूड आर्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी। अब हम क्वेश्चन नंबर 191 की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन पेज नंबर 187 ही है जितना मुझे याद है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आप देखो, बायो कंट्रोल एजेंट टू बी ए पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट शुड बी स्पेसिस स्पेसिफिक एंड इनएक्टिव ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें स्पेसिस स्पेसिफिक चाहिए, साथ ही साथ नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म को वो टारगेट ना करे, जिससे कि एक अच्छे सा इकोसिस्टम, फूड चेन और फूड वे ब्रेक ना हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 192, vitamin B12 cyanocobalamin is an important erythropoietic factor absorbed from the ileum with the help of intrinsic factor secreted by। तो ये क्वेश्चन भी 262 पेज डाइजेशन से ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कहीं ना ये केमिस्ट्री के विटामिन पार्ट से भी लिंक करता है, कहीं पे भी याद रखोगे दोनों ही सब्जेक्ट में तुम्हें हेल्प कर सकता है। पैराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, हमें पता है कि हमारा जो पैराइटल सेल्स है, ऑक्सिंटिक सेल्स है, वो HCl के साथ साथ कैसेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रीट करता है, जो विटामिन B12 साइनोकोबालामिन के सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो हमारा जो RBC है, इमेच्योर RBC, वो मैच्योर नहीं होगा, इसलिए इसमें बेस्ट आंसर था ये। ओके, गोबलेट सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रेट करता है एंड आल्सो पार्ट ऑफ सकस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस के साथ साथ। पेनेट सेल ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर क्या है? पेनेट सेल होता है एक ऐसा सेल जो क्रिप्स ऑफ लिवर में लाइसोजाइम सिक्रेट करता है, जस्ट लाइक आवर सलाइवरी ग्लैंड, जस्ट लाइक आवर लेक्राइमल ग्लैंड, बहुत सारी जगह से लाइसोजाइम बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट होता है, वो याद रखना, उसमें से एक पेनेट सेल भी है। ब्रूनर्स ग्लैंड इन ड्यूडेनम, ब्रूनर्स ग्लैंड होता है उसमें सब म्यूकोसल एरिया में, जो कि बहुत एक्सेस म्यूकस सिक्रीट करके हमारे एसिडिक काइम से हमें बचाते हैं इन ड्यूडेनल एरिया, जिससे कि ड्यूडेनम डैमेज ना हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मिनिमम इन द एटमॉस्फेरिक एयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर इज 159। ओके, मैं क्लीन करके मैं फिर से बोलती हूँ, अच्छे से लिखा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 193 आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से पूछा गया है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मिनिमम इन द टिश्यू कैपिलरीज। तो मैं लिख लेती हूँ एक बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? 159 है। टिश्यू कैपिलरीज में कितने हैं? 40 mmHg। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में के 95.95 नहीं 95 और एल्वियोली में 104 है, तो सबसे कम है हमारा 40, इसलिए आपको आंसर ये मार्क करना था। ये अगर आपको सीखना है तो 272 में जाके एक टेबल है, उसको अच्छे से देख लेना, और 273 में एक डायग्राम है, उसे भी एक बार देख लोगे। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 194 की तरफ मूव करते हैं।
डायबिटीज मेलाइटस इज कॉज ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस इन विच, हमें पता है कि डायबिटीज मेलाइटस दो तरह का हो सकता है, IIDM एंड IDDM। IIDM जो होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए होता है। उसमें बॉडी में नॉर्मली फैट मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा होता है। अगर फैट मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मली हुआ तो उससे एसिटिक एसिड बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट ग्लूकोज बनने के बाद। फिर क्या होता है, जो कीटोन बॉडीज है वो कीटोन बॉडीज हमें यूरिन में मिलना शुरू हो जाता है। अगर यूरिन में कीटोन बॉडीज इज वेरी हाई इज एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट, कीटोनूरिया, दैट इज इससे डायबिटीज मेलाइटस का एक इंडिकेशन मिलता है। वही क्वेश्चन है कि कीटोन बॉडीज इंक्रीज इन यूरिन, तो यही मार्क करना था आपको। एक चीज और आ सकता है कि फास्टिंग करने से भी कीटोन बॉडीज ज्यादा मिल सकता है, कि फास्टिंग में पहले ग्लाइकोजन खत्म होकर सिस्टम टारगेट करके फैट को, तब उसके बाई प्रोडक्ट बनने के टाइम में कीटोन बॉडीज बन जाता है। और फैट टू ग्लूकोज कन्वर्शन को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, याद रखोगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 में देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर जीन्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म व्हिच नॉर्मली डज नॉट पॉसेस देम और द डिलीशन बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स नॉट बाय ब्रीडिंग कम्स अंडर। तो ये सब जब नॉट बाय ब्रीडिंग बोला, डिलीशन और वो बोला, दिस इज एन इंडिकेशन टुवर्ड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। बिकॉज जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसा एक फील्ड है जिसको हम RDNA टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, जिसमें हम कोई भी जीन ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को यूज करता है बाय यूज देयर टूल्स लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, वेक्टर्स है, तब वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंडर में आ जाएगा, उसका टूल्स यूज करना। और साइटोजेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ क्रोमोसोम, जिसका हम लोग कैरियोटाइपिंग की कैटेगरी में देख सकते हैं, जो पेज नंबर 92 NCERT 12 में कैरियोटाइपिंग का डायग्राम दिया हुआ है, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। ओके, जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ तुम पकड़ सकते हो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जैसे म्यूल, हिनी, लाइगर, टाइगॉन, ठीक है, जेब्रॉयड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो जेनेटिक हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, जिसमें हम इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका कैरियोटाइपिंग बेस्ट एग्जाम्पल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल RDNA टेक्नोलॉजी, उसी को बोलते हैं, उसका सिनोनिम है। और इसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है, जो भी मॉलिक्यूल्स हम किस तरह से यूज कर सकते हैं फॉर देयर प्रॉपर स्टडी। सपोज प्रोब ही पकड़ लो, प्राइमर पकड़ लो, या एंजाइम्स पकड़ लो, जो टूल्स हम यूज करते हैं वो इसके कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो इस क्वेश्चन नंबर 196। क्वेश्चन नंबर 196 तुम्हें कॉकरोच से पूछा गया, जो पेज नंबर 113 के सेकंड पैराग्राफ से है। Which of the following is correct with reference to circulatory system of cockroach? It is closed type, no, ये तो open type है, तो ये गलत हो गया। It is 13 chambered heart and is each segment one pair of ostia is present. Ostia means spore, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हार्ट उसमें गिनने से लेकिन 12 मिलता है, ऐसे तो 13 चैम्बर्ड है, एक लाइन इसमें कुछ नहीं बनाया, ऊपर से क्लियर नहीं है, तो 13 चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें छोटे छोटे पोर्स जो होता है, जैसे कि हेमोलिम्फेंटर होता है, उसी को हम ऑस्टिया बोलते हैं। तो ये लाइन वहाँ पे लिखा भी है पेज नंबर 113 NCERT 11 में। It complicated by circulatory? No, it's not complicated. It's very simple. It takes place without the participation of tissue. It takes place with the participation of tissue. क्योंकि टिश्यूज के पार्टिसिपेशन के बिना सर्कुलेटरी सिस्टम चल ही नहीं सकता। सो इन दैट बेसिस द बेस्ट आंसर फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम इज बी। इट इज 13 चैम्बर हार्ट एंड ईच सेगमेंट वन पेयर ऑफ ऑस्टिया इज प्रेजेंट। ओके, एंड एलरी मसल्स उसके साइड में, डायग्राम भी देख के रख लेना एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 197। क्वेश्चन नंबर 197 आपको पूछा गया है फ्रॉम एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन। इफ द एफरेंट आर्ट्रियोल that supplies blood to the glomerulus becomes dilated, तो देखो डायलेट करने के लिए हम पकड़ लेते हैं एग्जांपल ANF है, ANF को अभी यूरिन से सोडियम निकालना है, तब उस पर्टिकुलर टाइम में GFR इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीजेस, यूरिन आउटपुट लेकिन इंक्रीज होगा विद सोडियम रिलीज। ओके, ऐसे याद रखना, वो इसी लिंक से पूछा गया है। प्रोटीन कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट डिक्रीजेस, ये सब कुछ नहीं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस डिक्रीजेस, यूरिन आउटपुट डिक्रीजेस नहीं होगा, इसमें इंक्रीज होगा। तो बेस्ट आंसर इज दिस, बिकॉज डायलेशन हो एफरेंट आर्ट्रियोल का या तो कंस्ट्रिक्शन हो, कंस्ट्रिक्शन होता है एंजियोटेंसिन 2 और AGH से, तब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होगा। और जब हम डायलेट करते हैं तब भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज होकर यूरिन आउटपुट को हाई करता है, जिससे हम सोडियम और वाटर को सिस्टम से रिलीज कर पाए। ये एक्चुअली इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर से लिंक करके दिया गया है। ओके, ऐसे भी कभी क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कौन से पार्ट में और किसको इंडिकेट करके दे रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से है। हमें ये याद रखना है जब भी हमारा ब्लड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा से होकर राइट ऑरिकल से जाके राइट वेंट्रिकल में गिरता है, वहां से पल्मोनरी आर्टरी से होकर लंग्स में जाता है और लंग्स से आते वक्त ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पल्मोनरी वेन से। कितने पल्मोनरी वेन्स हमारे लेफ्ट ऑरिकल में एंटर होते हैं? 4। तो इस बेसिस पर अगर देखो दे टॉकिंग टोटली अबाउट दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो इसमें आपको आंसर मार्क करना था डी। The oxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed onto the lungs where the oxygenated blood is carried by the pulmonary veins into the left atrium. This pathway is pulmonary circulation. What is coronary circulation? Heart wall circulation. हार्ट को जो ब्लड मिलता है या हार्ट से जब ब्लड निकलता है तब उसे हम बोलते हैं हार्ट वॉल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन आपके बुक में है हेपाटिक पोर्टल सर्कुलेशन बिटवीन इंटेस्टाइन एंड लीवर, और एक है हाइपोफाइशियल दैट इज बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। पोर्टल सर्कुलेशन हमेशा याद रखना कैपिलरी नेटवर्क का जुड़ना होता है, एक जगह का कैपिलरी दूसरे कैपिलरी नेटवर्क से जब लिंक करता है तब उसी को हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, इट्स रिलेटेड टू द राइट चैम्बर, नहीं लेफ्ट चैम्बर द हार्ट, दैट इज लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एओर्टा से होकर बॉडी की तरफ मूव करता है, उसी को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 199। क्वेश्चन नंबर 199 में गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट 1 amphibians and reptiles have a 3-chambered heart with 2 atria and a single ventricle and are oviparous in nature। तो ये करेक्ट है कि हमें पता है कि रेप्टाइल और एम्फीबिया ओविपरस है और हैव ए 3-chambered heart with 2 atria and single। तो ज़्यादातर रेप्टाइल्स में तो 3-chambered heart है, एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल में। तो हमें एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं सोचना, हमें डायरेक्टली मार्क कर देना येस इट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन हमें सोचना ही नहीं है। क्रोकोडाइल्स possess a 4-chambered heart with 2 ventricles and 2 atria and are viviparous in nature। They are not viviparous, they are oviparous। इसलिए यहाँ पे ये गलत आ गया, बाकी सब करेक्ट था। 1 is correct but 2 is incorrect। यहाँ पे रेप्टाइल के ये मत सोचना कि क्रोकोडाइल 4-chambered है, क्योंकि इन जनरल रेप्टाइल्स आर 3-chambered हार्ट और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन शो करता है जस्ट लाइक एम्फीबिया। व्हाट इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये थोड़ा सा बता देती हूँ, जिसमें मिक्स्ड ब्लड सिस्टम से निकलेगा। जब भी हार्ट से मिक्स्ड ब्लड निकलता है दिस इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। जब हार्ट को सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है दिस इज सिंगल सर्कुलेशन। और जब हार्ट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेल सेपरेट करके रखता है तब उसे हम बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 200, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। अब देखते हैं 200। क्वेश्चन नंबर 200 थोड़ा सा सोच के यहाँ पे करना है, सिंपल सा है। सपोज यू वेर वर्किंग इन अ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी एंड हैड मेजर्ड हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकागॉन एंड लो लेवल्स ऑफ इंसुलिन इन ब्लड सैंपल फ्रॉम अ पेशेंट। What would be the most likely explanation? The patient had consumed a large soft drink on the way to the lab. No. अगर ये होता तो उसके बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा मिलता ब्लड में। नेक्स्ट, द पेशेंट was suffering from diabetes, तब भी उसका ब्लड शुगर लेवल क्या होता, हाई रहता, तब भी इंसुलिन उसके ब्लड में ज़्यादा रहता। द पेशेंट had not eaten anything from several hours. Yes, जब भी हम बहुत देर तक कुछ खाते नहीं हैं तब कुछ स्ट्रेस हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रीट होकर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, जैसे कॉर्टिसोल है, ग्लूकागॉन है, और हमें हेल्प करता है टू मैनेज द स्ट्रेस सिचुएशन। तो इसमें आंसर सी मार्क करना था। यू हैड मेड एन एरर इन वन ऑफ द बोथ ऑफ द मेजरमेंट। ये ऐसे एक ऑप्शन है, ये दोनों करेक्ट नहीं है, लेकिन इन दोनों आगे ये दोनों ऑप्शन रहता, इट विल इंडिकेट द हाई लेवल ऑफ इंसुलिन। ये है इट इंडिकेट द हाई लेवल ऑफ ग्लूकागॉन, और ये ऐसे इन जनरल ऐसे एक स्टेटमेंट था जो किसी से लिंक नहीं कर रहा है। ओके, तो हम PT5 जो फुल टेस्ट 5 है, PT5 में फुल टेस्ट 5 डिस्कस कर चुके हैं। आप अच्छे से बस NCERT पढ़ना, यही मैं चाहती हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।